और सबसे पहले अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह का पैथो का पोर्शन के इसके अंदर है क्या। और इसको हम फर्दर जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसके अंदर आती हैं बच्चों। जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे। और अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकॉन्ड्रोप्लेजिया क्या होता है। मैंने आप लोगों को दो तरह की बोन बताई थी कि आपकी बॉडी के अंदर दो तरह की बोन्स होती हैं, अगर आपको याद हो। मैंने ये कहा था कि आपकी बॉडी के अंदर एक बोन वो होती है जो कि आपकी फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेनस बोन होती है। ठीक है, कौन सी होती है? एक तरह की मेम्ब्रेनस होती है। और एक वो बोन होती है जो कि कार्टिलेजिनियस होती है, अगर आपको याद हो तो। मैंने ये बताई थी, ठीक है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। फिर मैंने ये कहा था कि जो कार्टिलेजिनियस बोन होती है वो बोन होती है जो कि आपकी बॉडी की लॉन्ग बोन्स बनाती होती हैं। जैसा कि आपकी फीमर हो गई, जैसा कि आपकी टीबिया फेबुला हो गई, जैसा कि आपकी एक तरह की ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर उन बोन्स के अंदर यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर आपका अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको पता है कि वो बोन्स जो होंगी वो लॉन्ग नहीं होंगी। जब वो बोन्स लॉन्ग नहीं होगी तो उस बंदे की जो बोन्स होंगी वो एक तरह की छोटी साइज में हो जाएंगी बच्चों। समझ आ गई है? अब हमने ये बात की थी कि जो सर होता है, जो क्रेनियम होता है, वो बनता होता है मेम्ब्रेनस बोन से। जो क्लेविकल होती है वो बनती है मेम्ब्रेनस बोन से। तो ऐसा बच्चा जिस बच्चे के अंदर आपकी एक तरह की कार्टिलेजिनियस बोन जो है वो ना हो, तो उस बंदे की जो हाइट होगी, उस बंदे की जो लिम्स होंगे वो साइज में क्या होंगे? एक तरह के छोटे हो जाएंगे। और जो सर होगा वो क्या होगा? एक तरह का बड़ा हो जाएगा। ये वाला जो बच्चा होगा इसका जो दिमाग होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ये वाला जो बंदा होगा, ये हम ये कह सकते होते हैं कि ये कल को फर्टाइल होगा, इसका कोई भी फर्टिलिटी के ऊपर ऐसा असर नहीं होता। अब इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले पहले हम ये एक वन बाय वन करके सारा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फेलियर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ एंडोकार्डियल ओसिफिकेशन। तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि एंडोकार्डियल ओसिफिकेशन अगर किसी बंदे के अंदर प्रॉब्लम हो, नंबर वन, तो क्या होगा? एक तरह का शॉर्ट लिम्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और वो बंदा जिसके अंदर एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन का प्रॉब्लम होता है, जिसके अंदर शॉर्ट लिम्स होते हैं, इसका नाम क्या होता है इस डिजीज का? आपने कहना अकॉन्ड्रोप्लेजिया। आपने कहना अकॉन्ड्रोप्लेजिया, इसको हम कहते होते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरे नंबर पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट लिम्ड ड्वार्फिज्म आप इसको कहते होते हो, यानी कि कद का छोटा रह जाना, ड्वार्फिज्म आप इसको कहते होते हो। इसका मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन होता है वो बच्चों आपने कहना होता है कि एक तरह का ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। क्या होता है? एक तरह का बच्चों ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ये आपने याद करना है। अब दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि हाँ जी जनाब, ये जो आपकी एक तरह का अकॉन्ड्रोप्लेजिया है, इस अकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर फर्दर आपकी जो पैथोफिजियोलॉजी वो है क्या? देखो बच्चों, आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर ना एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है आपका फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन, जिसको हम कहते हैं FGFR3 जीन। इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों कि FGFR3 जीन, जिसको हम फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन कहते हैं, ये जीन बेसिकली काम क्या करता होता है? ये जीन आपके कॉन्ड्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन को रोक देता है। क्या करता है? एक तरह का कॉन्ड्रोसाइट की प्रोलिफरेशन को रोक देता है। जब आपके कॉन्ड्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन रुक जाएगी तो मुझे ये बताओ कि क्या बोन्स की जो फॉर्मेशन प्रॉपर होगी वो होगी? शाबाश, ये बताइएगा। तो बोन्स की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती। अब अकॉन्ड्रोप्लेजिया की डिजीज के अंदर होता कुछ यूं है कि आपकी बॉडी के अंदर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। जब ही फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन के अंदर म्यूटेशन होती है तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या होती है? एक तरह की, आपने कहना है कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो जीन होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब आपके फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपकी एंडोकॉन्ड्रियल एसिडिफिकेशन नहीं होगी, आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स जो होंगे वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो हाइट होगी वो एक तरह की बच्चों छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ें फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन म्यूटेशन, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3
ये आप इसके अंदर प्रॉब्लम देखते हो क्या होगा, इज ओवर एक्टिव, क्या होता है एक तरह का ओवर एक्टिव। तो मैंने क्या कहा कि जब म्यूटेशन होती है तो वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होता है, और जब ओवर एक्टिव होता है तो क्या काम करता है, इनहिबिट कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोलिफरेशन इन ग्रोथ प्लेट। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट फेलियर ऑफ द एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन शॉर्ट बोन्स, यानी कि जो बोन्स होगी वो साइज में क्या होगी, एक तरह की छोटी होना शुरू हो जाएंगी बच्चों। इसके बाद अब हमने जो एक तरह की जो चीजें देखनी है वो क्या है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे कि फॉर एग्जांपल जो भी बंदा अकॉन्ड्रोप्लेजिया का होगा, मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, उसके अंदर जो स्टेचर होगा वो हार्ट शॉर्ट होगा या टाल होगा, शाबाश, उसके अंदर हाइट छोटी होगी या बड़ी होगी, ये बताएं। आपने कहना है छोटी होगी, तो यहां पर देखें शॉर्ट स्टेचर, नंबर वन। नंबर टू, उसका जो सर होगा वो बड़ा होगा छोटा होगा, आपने कहना है कि हाँ जी ना, फ्रंटल हेड जो होगा वो बड़ा होगा और फ्रंटल बोसिंग भी होगी, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी, ये एक पॉइंट हम देखते होते हैं कि जो मिडल फिंगर होती है ना वो डेविएट की होती है। मिडल फिंगर क्या होगी, एक तरह की डेविएट की होती है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइडेंट हैंड। अगर किसी भी बंदे के अंदर मिडल फिंगर डेविएट की, इसको हम कहते हैं ट्राइडेंट हैंड, ठीक हो गया। उसके बाद आगे क्या होता है, इसके अंदर जो इंटेलिजेंट होता है वो बच्चा बिल्कुल सही होता है, उसमें किसी तरह का कोई भी इशू नहीं होता। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि स्पाइन में इशू हो सकता है, इसको हम कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस, ये आपके एग्जाम के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपने कहना है कि ये बंदा जो होता है वो फर्टाइल होता है, यहाँ पे नहीं लिखा, आपकी यूएसएमएल फर्स्ट एड की बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो बात करने का मकसद क्या है, बात करने का मकसद बच्चों ये कि एग्जामिनर ये कहता होता है कि आपके पास एक बच्चा आया जिसका जनाब कद छोटा है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब वो एक्टिव है, उसके बाद वो जनाब एक तरह का दो बच्चों का बाप भी है, ठीक हो गया। ये क्या इशू क्या है, तो आपने कहना ये अकॉन्ड्रोप्लेजिया है। ये क्या एक तरह का अकॉन्ड्रोप्लेजिया होता है बच्चों। अगर कोई कहे कि अकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर जो प्रॉब्लम बनता है तो वो कहाँ बनता बनता है, आपने कहना है कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन के अंदर बनता है। उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी ओवर एक्टिवेशन होने की वजह से जनाब आपने कहना है कॉन्ड्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन नहीं होती। तो वो बोन्स जो कॉन्ड्रोसाइट से बनती हैं वो क्या होंगी बच्चों, आपने कहना है कि वो आपकी एक तरह की अब प्रॉपरली नहीं बनेगी, जिसकी वजह से उसकी जो हाइट होगी वो एक तरह की छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे बज़वर्ड्स क्या है एक तरह का आपने याद करना, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन के अंदर म्यूटेशन, एंडोकॉन्ड्रल क्या होगी, ओसिफिकेशन आपकी कम, लार्ज हेड होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा, नॉर्मल इंटेलिजेंस होगा, उसके बाद फर्टिलिटी लिख लो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जब हम आते हैं बच्चों, तो हम क्या देखेंगे, शॉर्ट थिक लेग बोन, ठीक है, छोटी बोन्स होती हैं, लेकिन पेल्विक क्या होता है एक तरह का, आपने कहना है पेल्विक शेपिंग स्क्वायर होती है, मतलब कि आपने कहना है जो पेल्विस होता है वो बड़ा होता है इस तरह, लेकिन जो बोन्स होती हैं वो बच्चों छोटी छोटी होती हैं, ये आपने याद करना होता है बच्चों, ठीक है। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को इन चीजों को पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वही वाली बात है जो कि आ गई, शॉर्ट लिम्स है, लार्ज हेड है, नॉर्मल इंटेलिजेंस, तो क्या सोचना है, शाबाश, अगर आपके पास आता है कोई भी ऐसा बंदा जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि आपका शॉर्ट लिम्स है, लार्ज हेड है और नॉर्मल इंटेलिजेंस है, ये आपके वो पॉइंट्स है जो आपने लाजमी याद करने हैं आपके एनआरई पल्स या एनबीएमई। एनबीएमई आपका यूएसएमएल के लिहाज से होता है, लेकिन आपने एनआरई पल्स जो होते हैं उसके लिहाज से देखना है। एंडोकॉर्डियल ओसिफिकेशन क्या होगी बच्चों, आपने कहना कम होती है, ठीक हो गया, वो क्यों, जिसकी वजह से फिर कार्टिलेज के नहीं बनती। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन की जो आपने कहना ओवर एक्टिविटी हो जाती है। मोस्ट कॉमन शॉर्ट लिम्ड ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म उसको कहते हैं जिसका कद छोटा हो जाए। होमोजाइगोट लीथल होता है, मोमोजाइगोट होता है जो कि जनाब आपने कहना होता है कि सेम फैमिली के अंदर जब रन कर रहा होता है, ये आपने कहना है कि ये लीथल है। आगे यही वाली बात आ गई कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 ओवर एक्टिव होता है, इनहिबिट कॉन्ड्रोसाइट्स करवाता है। तो बात करने का मतलब ये है कि कॉन्ड्रोप्लेजिया है क्या, आपने आसान वर्ड्स के अंदर कॉन्ड्रोप्लेजिया को इस तरह समझना, अगर किसी बच्चे को नहीं पता, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ। आपने कहना है कि कॉन्ड्रोप्लेजिया वो कंडीशन होती है कि एक इंसान जो है ना, उस बंदे के अंदर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन की म्यूटेशन हो जाती है। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जो जीन होता है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन करवाता है। एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी लॉन्ग बोन जो होती है ना, उसके अंदर सबसे पहले कार्टिलेज बनता होता है, फिर जाके कहीं बोन का साइज जो होता है वो बड़ा बनता है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन की ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन इनहिबिट हो जाएगी। जब आपकी एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन इनहिबिट हो जाएगी तो अब वो बंदे की जो बोन का जो साइज होगा, जो कि लॉन्ग बोन होगी, अब वो उतना नहीं होगा, क्योंकि उसको बनाने में जो रोल होता था वो एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन का होता था, जिसके नतीजे में उस बंदे की जो बोन्स होंगी वो छोटी हो जाएंगी, जिसके नतीजे में हेड तो उससे बनता नहीं है, तो हेड बड़ा
बोन्स छोटी, कद छोटा, उसके बाद आपने कहना है इंटेलिजेंट भी होता है, ये आपने याद करना है। तो लो एंडोकॉन्ड्रियल शॉर्ट लिम्स होते हैं, मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन नॉर्मल होती है, लार्ज हेड शॉर्ट लिम्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ये आपने याद करना है। इसका पेनिट्रेशन मैंने बताया, होमोज़ाइगल लीथल होता है, मोस्ट कॉमन शॉर्ट लिम्ड डवार्फिज़्म आप इसको ये कहते होते हैं, ठीक है? तो बच्चों अभी हम आते हैं आगे और यही वाली बातें बार-बार उन्होंने की हुई है, बाकी एक तरह का आपने इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। आगे की जो डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ को हम कहते होते हैं बच्चों ओस्टियोपोरोसिस कि ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है? यहाँ तक कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको किसी एक सिंगल कांसेप्ट की भी समझ नहीं ना आई, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। हाँ जी बच्चों। अच्छा जी। अब देखिए, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 जीन का नॉर्मल फंक्शन भी यही होता है कि वो एक तरह का इन्हिबिट करता है, लेकिन इन्हिबिट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका इन्हिबिट करने का यहाँ पे मतलब ये होता है कि एक बैलेंस को मेंटेन करना। एक बैलेंस को, जैसा कि एक बंदा जो है वो एक चीज़ को इन्हिबिट कर रहा है, एक एक बंदा जो एक चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है फैक्टर, तो वो क्या होगा, एक तरह का बैलेंस मेंटेन होगा। बच्चे थिक लॉन्ग बोन इस वजह से लॉन्ग बोन तो नहीं लिखा हुआ। उन्होंने कहा है थिक बोन्स होती हैं और जो आपने देखना होता है कि पेल्विक लॉन्ग होता है, शॉर्ट होती है, ठीक है? थिक थिक होती हैं और लॉन्ग बोन्स यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? आपने शॉर्ट बोलना है, ठीक है? और थिक होगी ये। पेल्विक शेपिंग जो होती है वो पेल्विक बोन जो होती है वो लॉन्ग होती है यहाँ पे, ठीक है? ये आपने याद करना है। अच्छा बच्चों, अब हम जो डिजीज डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका ओस्टियोपोरोसिस का टॉपिक कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है। देखिए, अगर आसान वर्ड्स के अंदर हम ओस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस करें तो ओस्टियो का मतलब होता है बोन, प्रोसिस का मतलब होता है पोर्स। मतलब कि आपने कहना ओस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी बोन्स जो होती हैं उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, वीक हो जाती हैं और वीक होने के नतीजे में आपकी जो बोन्स होती हैं वो टूट जाती हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपकी जो बोन्स को बनाते हैं सेल्स वो किस तरह के होते हैं, ठीक है? अब हमने कहना है कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स और एक कौन सा होता है, एक तरह का ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये बात को अपने ज़हन में रखिएगा कि जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि बोन को तोड़ने वाले सेल होते हैं, बोन रिजॉर्प्शन के सेल्स होते हैं। मतलब कि इसके नतीजे में जो बोन्स होती हैं वो टूटती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि किसी भी बंदे के अंदर ओस्टियोपोरोसिस हो रही है ना बच्चों, तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि बोन वीक होती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का होता है। किनका होता है, एक तरह का ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का होता है। क्योंकि आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी-सी बढ़ी हुई होती है, जिसके नतीजे में आपने कहना होता है कि आपकी बोन की रिज़ॉर्प्शन हो रही होती है। जब भी आपकी बोन की रिज़ॉर्प्शन होगी तो बोन क्या होगी, खोखली होगी। जब बोन खोखली होगी तो इसके नतीजे में आपने कहना कि जब हम एक्स-रे करते हैं तो बोन की हमें जो डेंसिटी मिलती होती है वो कम मिलती है, थिन मिलती है, शॉर्ट मिलती है और यहाँ तक कि ये बोन फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो इसके अंदर ज़्यादा होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? हमने कहा कि हाँ जी जनाब, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ओस्टियोपोरोसिस है क्या? तो आपने कहना ओस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बोन्स क्या हो जाती है, एक तरह की आपने कहना बोन आपकी वीक होती है, ठीक है? उसके बाद आपने कहना बोन के अंदर क्या बनते हैं, एक तरह के पोर्स बनते हैं और प्रोन टू फ्रैक्चर होती है। प्रोन टू फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि हाँ जी जनाब, इसके फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। होती क्यों है? आपने कहना क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो जनाब आपकी बढ़ जाती है। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? आपने कहना कि बोन की जो होगी वो एक तरह की रिज़ॉर्प्शन होगी। जब बोन की रिज़ॉर्प्शन होगी तो वही वाली बात है कि आपकी हड्डियाँ जो होगी वो एक तरह की टूटेंगी और जब हम इन बंदों के अंदर एक्स-रे करते होते हैं तो एक्स-रे के अंदर हमें क्या मिलता है? एक्स-रे के अंदर जो डेंसिटी होती है बोन की वो बच्चों आपकी एक तरह की कम होती है, प्रोन टू फ्रैक्चर वही वाली बात आ गई। अब दूसरी बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी होती है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना आपकी ओस्टियोपोरोसिस का, वो ये होता है कि किसी भी इंसान के अंदर जो हड्डियाँ मजबूत जा सकती हैं ना, वो 30 इयर्स की एज तक जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल लें ना, आपने ये कहना है कि 30 साल की उम्र तक आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हो। यूएसएमएल फर्स्ट एड की बुक के अंदर नहीं लिखी, लेकिन पैथोमा की बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है। आप ये कह सकते हो कि 30 इयर्स तक आपकी जो हड्डियाँ होती है वो एक तरह की मजबूत हो सकती हैं। जैसे ही आप 30 से प्लस जाते हो ना, जैसे कि 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34, इस तरह, हर साल आपकी 1% जो बोन होती है वो कमज़ोर होती जाती है।
तो जब भी कोई इंसान 30 से ऊपर जाएगा तो उसकी हड्डियां क्या होना शुरू हो जाएंगी, एक तरह की कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह क्या होती है बच्चों? उसकी वजह ये होती है, आपने कहना होता है कि मेल के अंदर जो बोन को प्रॉपरली जो बनाता होता है वो बनाता होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? एक तरह का टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और उसके बाद जो फीमेल होती है उनके अंदर जो आपका हार्मोन जो बोन को बनाता हो तो उसको हम कहते होते हैं एक तरह का एस्ट्रोजन। ठीक है। अब आप खुद सोचें कि एस्ट्रोजन जो होता है ये, अगर फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो इसका मतलब है कि उस फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है। अगर किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन ना हो तो उसके अंदर क्या होगा? आपने कहना कि एस्ट्रोजन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो मुझे ये बताओ कि उनके अंदर जो बोन्स होंगी अब वो स्ट्रांग होंगी? तो आपने कहना अब उसके अंदर जो बोन्स होंगी वो एक तरह की स्ट्रांग नहीं होती। इस बात को आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जो मेनोपॉज़ के अंदर चले गई। मेनोपॉज़ वो कंडीशन होती है कि अब जिस फीमेल को पूरी ज़िंदगी एक तरह के पीरियड्स नहीं होंगे, ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनोपॉज़। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऐसी फीमेल है जिसकी एज जो है वो 40 प्लस है, 45 इयर्स की या 43 इयर्स की है, तो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होते। तो जब 43 इयर्स की कोई भी फीमेल है उसको जनाब अगर एक तरह का मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो उसके अंदर जो एस्ट्रोजन है वो एक तरह का प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो जब उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली काम क्या करता था? आपने कहना है कि वो आपका एक तरह का बच्चों मैंने आप लोगों को एस्ट्रोजन के बारे में यहाँ पे पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? फॉर एग्जांपल ये एस्ट्रोजन क्या काम करता है? इनहिबिट एपोप्टोसिस इन बोन फॉर्मिंग ओस्टियोब्लास्ट एंड इंड्यूस एपोप्टोसिस इन बोन रिजॉर्प्शन ओस्टियोक्लास्ट। वो क्या काम करता है ये? आपने कहना होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का ये काम होता है कि बेसिकली आपका ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है, कौन सा एक तरह का? ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको एक तरह का ज्यादा करता है एस्ट्रोजन। और उसके बाद आपने कहना कि ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो उसको एक तरह का कम कर देता है। ओस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं? जो बोन को बनाते हैं सेल्स। और ओस्टियोक्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं? जो बोन को तोड़ते हैं सेल्स। अब देखें ये क्या काम करेगा? इनहिबिट एपोप्टोसिस इन बोन फॉर्मिंग ओस्टियोब्लास्ट, मतलब है कि ये आपका ओस्टियोब्लास्ट के जो सेल्स हैं उसको मरने नहीं देता। कौन? एस्ट्रोजन। ठीक है। तो ये काम करता है नंबर वन। नंबर टू ये क्या काम करता होता है बच्चों? आपने कहना है इंड्यूस एपोप्टोसिस इन बोन रिजॉर्प्टिंग ओस्टियोक्लास्ट, तो जो आपके बोन रिजॉर्प्शन होती है ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ज्यादा करता है। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ भाई? जब आपका ओस्टियोक्लास्ट बढ़ गया, ओस्टियोब्लास्ट आपका एक तरह का, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो कि हाँ जी जनाब एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर आपने कहा कि एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो आपने कहा ना ओस्टियोब्लास्ट उसके अंदर बढ़ा हुआ है, ओस्टियोक्लास्ट उसके अंदर कम है। ठीक है। तो उसके अंदर हड्डियां बनेगी ना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर एक तरह का एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है, तो अब ओस्टियोब्लास्ट उसका इनहिबिट होगा। अब सॉरी ओस्टियोक्लास्ट अब आपका एक तरह का, आपने कहना है कि एक तरह का, अब उसको क्या होगा? एक तरह का ओस्टियोब्लास्ट अब आपका, आपने कहना है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ओस्टियोब्लास्ट डिस्ट्रॉय होगा और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। जब आपके ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ओस्टियोक्लास्ट क्या काम करती थी? आपकी हड्डियों को तोड़ती थी। अब मैं आपको लास्ट टाइम दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर ओस्टियोब्लास्ट के लेवल को ज्यादा करता है और ओस्टियोक्लास्ट के लेवल को कम करता है। तो अब आप खुद सोचो कि अगर फीमेल जिसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो अब उसके अंदर क्या होगा? अब ओस्टियोब्लास्ट कम हो जाएगा और ओस्टियोक्लास्ट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आपने कहना ओस्टियोक्लास्ट अब बढ़ जाएगा और जब आपका ओस्टियोक्लास्ट ही बढ़ गया तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपने कहना है कि इसके नतीजे में आपकी जो हड्डी होगी वो एक तरह की रिजॉर्प्शन होगी, इसके अंदर खोखली होगी। ठीक है। ये आपने याद करना और यहाँ पे बच्चों यही पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन ठीक हो गया, ये आपने कहना है। नंबर टू और क्या फैक्टर्स होते हैं? अगर कोई बंदा जिसकी उम्र जो फीमेल है ओल्ड एज की फीमेल है तो एस्ट्रोजन कम होता जाएगा। स्मोकर्स जो फीमेल होती है उनमें हम कहते हैं, अल्कोहलिक जो होती है उनमें हम कहते होते हैं। उसके बाद कभी भी अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि हाँ जी जनाब हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं तो मेल के अंदर आप देखें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पूरी जिंदगी पैदा होता रहता है, लेकिन उसकी जो अमाउंट होती है बच्चों वो कम होती है। इस वजह से बोन्स की जो एक तरह के डिस्ट्रॉय होने के जो चांसेस होते हैं वो मेल के अंदर कम होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल के अंदर जो बोन्स को बनाने वाला जो हार्मोन है वो एक तरह का पैदा होना ही बंद हो गया। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि हम इन पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक तरह की हैवी एक्सरसाइज करें। क्या करें? एक तरह का बच्चों हैवी एक्सरसाइज करें, अपने वजन को कम करें, विटामिन डी को लें प्रॉपर। ठीक हो गया। ये आपने याद करना होता है। तो देखें बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हाई डज इट हैपन? याद करना है। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है। आपको मैंने बताया कि क्यों।
आपका ये वजह पता लग गई होगी। एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन आपकी कम होती है, ओल्ड एज होती है, स्मोकिंग होती है, अल्कोहल, स्टेरॉइड वगैरह हो सकते हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म करवा सकता होता है, लो विटामिन डी, कैल्शियम करवा सकता है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट यानी कि बंदा बेड के ऊपर ही लेटा रहता है, बाहर जाता ही नहीं है, सूरज की धूप पड़ती नहीं है, विटामिन डी वो ले ही नहीं रहा, कैल्शियम और फास्फेट उसकी बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है। यहाँ पर एक सिंपल अल्फाज के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ है क्या। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने ये कहना होता है कि यहाँ पर ये है कि एक तरह का कोई भी बंदा आपसे ये पूछे कि फॉर एग्जाम्पल कि एक वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर ओस्टियोप्रोसिस होता है वो है क्या। हमने कहना है कि ओस्टियोप्रोसिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी भी बंदे के अंदर जो बोन्स होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। उसके बाद उसके अंदर जो फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं बच्चों वो ज़्यादा होते हैं। आपने कहना ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है। उसके बाद हमने ये कहना है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का कम होना एक फैक्टर होता है, एज का ज़्यादा होना एक फैक्टर होता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, उसके बाद जनाब स्टीरॉयड इनटेक करना जो होता है वो आपका एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। बेड रेस्ट और हैवी वेट एक्सरसाइज ना करना ये आपका एक फैक्टर हो सकता है। ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है। अब देखिए, अगर कोई भी फीमेल ऑस्टियोप्रोसिस के साथ हमारे पास आती है तो इसके अंदर जो कंप्लेंट्स होंगी वो क्या होंगी बच्चों। सबसे पहले आपने कहना है कि ये फीमेल हमें ये बताएगी क्योंकि बोन्स क्या हो गई हैं, खोखली हो गई हैं। तो अगर ये वर्टिब्रा इस तरह बच्चों तो ये एक तरह की खोखली हो गई है, तो इसके अंदर पहले हमारी स्पाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है। अब क्या होगी, अब ये जनाब कर्व आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बोन्स खोखली होगी ना, तो प्रेशर करने की वजह से एक तरह का कर्व होगी। हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब, कई हमारे गाँव के अंदर एक तरह के या बाबे होते हैं वो जनाब एक तरह का कर्व जो होता है वो इस तरह होता है जब वो चलते हैं। तो ठीक हो गया, इस कंडीशन को हम कहते हैं काइफोसिस। क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, काइफोसिस कहते होते हैं। और ये क्या होता है, क्योंकि उनकी बोन्स जो होती है वो खोखली हो जाती है, इस वजह से आप ये कह सकते हो। उसके बाद बोन पेन हो सकती है। उसके बाद आपने कहना होता है अगर उसकी जनाब एक तरह का ये इस तरह इस पोजीशन का एक तरह का वो कर्व हो गया तो उसकी हाइट जो है वो सेम रही है, कम होगी। शाबाश, आपने कहना कम हुई हाइट उसकी, तो आपने कहना लॉस ऑफ हाइट हो जाती है बच्चों, लॉस ऑफ हाइट हो जाती है, आपने देखना होता है। उसके बाद अब अगर ये बंदे गिरते हैं तो फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होंगे वो बच्चों कम होंगे, ज्यादा होंगे, ये बताएं। आपने कहना क्योंकि बोन्स खोखली हैं, ये बंदे बेचारे गिरेंगे ही ना, तो आपने कहना है कि इनके अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इन फ्रैक्चर होने के चांसेस में से एक जो चांस होता है उसको हम कहते हैं कोलीज फ्रैक्चर, यानी कि जैसे ये बंदा हाथ फ्लोर के ऊपर लगाता है, ठीक है, तो ये जनाब एक तरह का गिर जाता है। इरम, इरम कोलीज फ्रैक्चर क्या होता है? इरम, हेलो, इरम मसूद अवान। जी सर। कोलीज फ्रैक्चर क्या होता है? सर जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे। ना करो मैमूना। सर व्हेन a person more than fractures multiple bones, fracture in multiple bones. नहीं नहीं, मैमूना। बच्चों बोलो तो सही। अली असद, अली असद, यस सर, यस सर। क्या होता है कोलीज फ्रैक्चर? सर जी पता नहीं है। अच्छा, रुशना, यस सर। कोलीज फ्रैक्चर क्या होता है? सर अगर कोई बंदा आउटस्ट्रेच्ड आर्म में गिरेगा तो हम्म, उसकी जो रेडियल बोन है उस पे फ्रैक्चर आएगा और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी? लाइक आगे की तरफ जाएगी। आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये बच्चों एक तरह का रेडियस है, ठीक है, और इसके अंदर आपने कहना है कि ये डिस्टल हेड का 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है,
अगर यहाँ पे हाथ ऐसे लगता है यानी कि आपका जो पाम है वो ज़मीन के ऊपर लगा। जब आपका ज़मीन के ऊपर पाम लगा तो ये जनाब आपका 2 सेंटीमीटर पीछे की तरफ मूव किया। जब आपका पीछे की तरफ मूव करता है तो ये आपकी हड्डी इस तरह हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायनर फॉक डिफॉर्मिटी। ठीक हो गया? इसको हम ये कहते होते हैं। तो आपने कहना है कि जो आपका पीस मूव करता है वो पीछे की तरफ जाता है। जो आपका हाथ लगता है वो नीचे ज़मीन के ऊपर लगता है। आउटस्ट्रेच्ड हैंड होता है, एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, आपने ये कहना होता है। तो इसको हम कहते हैं कोलीज फ्रैक्चर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। कोलीज फ्रैक्चर का जो टोटली ऑपोजिट होता है वो कौन सा होता है? वो आपने कहना है वो स्मिथ फ्रैक्चर होता है, जिसके अंदर हाथ आपका आपका मतलब कि आपने कहना होता है कि डोर्सल सरफेस जो होती है वो जमीन पे लगती है। आप ये करना है कि डिस्टल 2 सेंटीमीटर आपका अब आगे की तरफ मूव करता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि ये चीज़ें हम देखते होते हैं। ठीक हो गया? रिस्ट फ्लेक्स होती है बिल्कुल। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कोलिस फ्रैक्चर या कोई भी एक तरह का आपने कहना फीमोरल नेक का फ्रैक्चर आप देख सकते हो, ये देखने को मिलता है। अब एक बात आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि ओस्टियोपोरोसिस का जो पेशेंट होगा उसके अंदर जब आप लैब इन्वेस्टिगेशन करते हो ना, उसके अंदर कैल्शियम नॉर्मल, उसके अंदर फॉस्फेट नॉर्मल, उसके अंदर विटामिन डी नॉर्मल, उसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल, उसके अंदर सब कुछ नॉर्मल आता है। समझ आ रही है? क्या करता है एक तरह का सब कुछ नॉर्मल आता है। तो कभी भी अगर एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास एक बंदा आता है, उसकी एज ज्यादा है, उसके अंदर जनाब हड्डियां टूट रही हैं या खोखली हैं, उसके अंदर पेन हो रही है और उसके अंदर लैब के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, तो ये क्या है? आपने कहना है कि इस कंडीशन को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखें बैक पेन होगी, उसके बाद आपने कहना होता है लॉस ऑफ हाइट होगी, काइफोसिस होगा, फ्रैक्चर इवन विद माइल्ड माइल्ड ट्रॉमा। फ्रैक्चर कौन सा हो सकता है? फीमोरल नेक, डिस्टल रेडियस और वर्टिब्रा का। ठीक हो गया? अब आगे देखो कि आगे क्या है। देखो बच्चों बोन का एक तरह का देखने के लिए ना जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? अब आपने ये देखना होता है फॉर एग्जांपल हमें ये देखने के लिए कि आपकी हड्डी मजबूत है या नहीं है। ओस्टियोप्रोसिस के लिए हम एक स्कैन करते हैं और उस स्कैन का नाम होता है डेक्सा स्कैन। क्या होता है? एक तरह का बच्चों डेक्सा स्कैन होता है। अब ये डेक्सा स्कैन के अंदर होता क्या है? आपने ये कहना है कि डेक्सा स्कैन जो होगा वो सबसे बेस्ट टेस्ट होगा जो कि हम करते होते हैं। डेक्सा स्कैन के अंदर बेसिकली आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि हमने ये देखना होता है कि हमारी जो हड्डी होती है उसकी जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो है कितनी। क्या एक तरह की हमारी जो बोन्स होती हैं उसकी जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो एक तरह की है कितनी, हमने ये देखना होता है। और हमको ये बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरह का अच्छा, अब देखें कि फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, आपने कहना डेक्सा स्कैन करते हो, तो डेक्सा स्कैन के अंदर ना बच्चों आप एक स्कोर करते हो, उस स्कोर का नाम होता है टी स्कोर। क्या होता है? एक तरह का टी स्कोर। उस टी स्कोर के मुताबिक आपका जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 2.5 से ऊपर आनी चाहिए। कितने? 2.5 से ऊपर आनी चाहिए। अगर टी स्कोर की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर टी स्कोर की वैल्यू आपने ये देखा कि 2.5 से नीचे है, 2.5 से टी स्कोर की वैल्यू 2.5 से नीचे है, तो आपने कहना है कि ये ओस्टियोप्रोसिस का पेशेंट है। कौन सा पेशेंट? एक तरह का ओस्टियोप्रोसिस का पेशेंट है। अगर आपकी वैल्यू 1 से लेके आपकी 2.5 के दरमियान में है, -2.5 के दरमियान में है, ठीक हो गया? तो आपने कहना है कि इस बंदे की बोन्स जो है वो खोखली है, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोपीनिया। क्या है? एक तरह का बच्चों ओस्टियोपीनिया है। समझ आ गई कि नहीं आई? तो सबसे पहले आपने सिंपल अल्फाज के अंदर क्या कहना है कि यार टी स्कोर क्या होना चाहिए? 2.5 से ज्यादा होना चाहिए। सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल टी स्कोर से आपका जो टी स्कोर है ना वो आपका 2.5 से कम है ना, तो आपने कहना ये ओस्टियोपोरोसिस है। सिंपल सी बात है। ठीक हो गया? आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी। बाकी जो लैब होगी वो सारा क्या होगा? आपने कहा सब कुछ नॉर्मल, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें बच्चों कि क्या हो रहा है, यूजुअली नॉर्मल कैल्शियम, फॉस्फेट, एएलपी मिनरलाइजेशन इज़ नॉर्मल। ये आपने कहना होता है फॉरवर्ड आगे की तरफ बेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाओ जी, आगे का सीन क्या है? देखिए बच्चों, अब हमने आना है कि फॉर एग्जांपल कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक हो गया? अगर फॉर एग्जांपल हमको ये पूछा जाए कि आपके पास कोई पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का इसका जो ट्रीटमेंट है वो है क्या, तो हमने ये देखना है कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। वैसे हम इंशाल्लाह के एक एक चीज को फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे ये फार्माकोलॉजी के अंदर, लेकिन आपको ये बात का पता होना चाहिए बच्चों कि आपका कोई भी अगर ओस्टियोप्रोसिस का पेशेंट आता है तो उसको आप किस तरह ट्रीट करते होते हो बच्चों।
पहले नंबर पे आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर बच्चों रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम जो ड्रग देते होते हैं, उस ड्रग का आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब बिसफास्फोनेट, क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों? बिसफास्फोनेट कहते हैं बच्चों। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जो बिसफास्फोनेट होता है ये काम कैसे करता होता है और ये है क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि बिसफास्फोनेट वो होती है जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जो हम देते हैं। और ये फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है वो जनाब इसका ये काम होता है कि हाँ जी इसके अंदर हम जो देखते होते हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये हड्डी को तोड़ने से बचाती है, ये आपकी बोन्स को तोड़ने से बचाती है। तो अब देखें अगर ये आपके तोड़ने से बचा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या काम करेगी, आपकी बोन्स को जो तोड़ते हैं सेल वो कौन से होते हैं, शाबाश ये बताएं। आपकी जो बोन्स को तोड़ते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो आपने कहना है कि बिसफास्फोनेट आपके ऑस्टियोक्लास्ट को ब्लॉक करती है, सिंपल सी बात है। जब आपके ऑस्टियोक्लास्ट ही ब्लॉक होगा तो आपकी हड्डी टूटेगी नहीं ना टूटेगी। तो फर्स्ट लाइन ये साथ लिख लीजिएगा बच्चों, आपने ये कहना होता है। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि अगर फॉर एग्जांपल ठीक है आपको फॉर एग्जांपल अब बच्चों हमको ये बात का पता होना चाहिए कि हमने ना एक मेडिसिन होती है जिसको हम कहते हैं टेरीपैराटाइड और दूसरा होता है कि हाँ जी जनाब अब अबेलोपेराटाइड, यानी कि ये जो पैराटाइड वाली जो ड्रग्स होती है ये काम क्या करती होती है। आपने कहना है कि पैराटाइड वाली जो ड्रग्स होती है ये पैराथायराइड हार्मोन की तरह काम करती है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर आप पैराथायराइड हार्मोन थोड़ी अमाउंट के अंदर या नॉर्मल अमाउंट के अंदर दे रहे हो ना, पैराथायराइड हार्मोन क्या दे रहे हो, एक तरह का थोड़ी या नॉर्मल अमाउंट के अंदर दे रहे हो, तो पैराथायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बोन्स को बनाता है। लेकिन अगर किसी बंदे की बॉडी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना तो वो आपकी बोन्स को खोखला करता है। क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि छुट्टी ना किया करो, कम से कम ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो आप लोगों के जहन में बैठे और आप इजीली सारी की सारी चीजें आपको आती हो। तो यहाँ पे ये बात आप थोड़ा सा खुद गौर करें कि फॉर एग्जाम्पल ये है क्या। मैंने कहा कि पैराथायराइड हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर लो अमाउंट के अंदर या नॉर्मल अमाउंट के अंदर हड्डी को बनाता है, लेकिन जब ये हाई अमाउंट के अंदर होता है तो वो क्या काम करता है, आपकी हड्डी को तोड़ता है। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारे अपने नोट्स जो थे हमने तैयार किए हुए, ये क्या एट लो इंटरमीडिएट लेवल एनाबोलिक, एनाबोलिक का मतलब क्या है कि हड्डी को बनाना, ठीक हो गया, बोन फार्मेशन विया ओस्टियोब्लास्ट। क्रोनिक हाई लेवल क्या काम करता है, कैटाबोलिक, क्या ओस्टियोब्लास्ट की इनडायरेक्ट एक्टिविटी को ज्यादा करके पैराथायराइड हार्मोन को एक्सेस करता है, हाइपर पैराथायराइड बोन की डिसॉर्प्शन करवाता है। मतलब आपने कहना है कि जब ये पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर दिया जाएगा तो इसके नतीजे में ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी और आपकी हड्डियां जो होंगी वो एक तरह की खोखली होंगी बच्चों। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आइए, शाबाश, हाँ जी बच्चों क्लियर है। उसके बाद देखें दूसरी बात आपने ये कहना होता है, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ, यार मैं बहुत ही एक तरह का आपको आराम आराम से ये पढ़ा रहा हूँ वरना इतनी देर के अंदर आपकी ये पैथो की बहुत ज्यादा चीजें कवर हो जाती है बच्चों। तो हमने एक तरह ये बोन्स का सारा कुछ कवर करना है, सारे बच्चे एक्टिवली बैठे, शाबाश। अब देखें दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है, तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि आपकी एक बोन होती है उसको आप कहते होते हो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसके लिए ना हम एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता होता हूँ। हमारी जो हड्डी को जो मजबूत करता है वो कौन करता है, शाबाश। आपको एक फीमेल के अंदर जो हड्डी को जो बनाता है वो कौन बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है ना, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, ये आपकी एक मेडिसिन होती है जिसको हम कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब आपने कहना है कि एक तरह का रिलॉक्सीफिन, क्या कहते हैं एक तरह का रिलॉक्सीफिन, ये आपने याद करना है। ये जो रिलॉक्सीफिन मेडिसिन होती है ना ये आपकी हड्डियों के ऊपर इस तरह काम करती है जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन कर रहा हो। बात की समझ आई कि नहीं है, ये ऐसे काम करती है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये बोन्स पर कैसा इफेक्ट करती है, बोन पर आपने कहना है एस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट दिखाती है। जब आपकी बोन के ऊपर एक तरह का एस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट दिखाती होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपकी जो बोन की जो रिजॉर्प्शन होगी वो ज्यादा होगी कम होगी, शाबाश ये बताइएगा। आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब उसके नतीजे में आपकी जो बोन की जो रिजॉर्प्शन होगी वो एक तरह की कम होगी बच्चों, ठीक है। तो जब आपकी बोन की रिजॉर्प्शन कम होगी तो अब बंदा जो होगा वो जनाब आपका एक तरह का बोन्स क्या होंगी, आपने कहना है कि टूटेंगी, ब्रेक डाउन होगी, तो एक तरह की बच्चों आपने कहना ब्रेक डाउन होगी बच्चों, ब्रेक डाउन नहीं होगी, सॉरी आपने कहना रिजॉर्प्शन नहीं होगी तो एक तरह की ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक हो गया, स्ट्रांग होगी। ये आपने याद करना है, क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझे बंदा पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों अगर आपको याद हो, देखो अगर आपको याद हो, अगर हमारा जो पिछला जो लेक्चर्स है पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ये बात पढ़ाई थी, अगर आपको वो अच्छे तरीके से याद हो तो उस पिछले लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक बात की थी कि देखें आपकी हड्डी टूटती कब है, आपकी हड्डी तब टूटती है जब फॉर एग्जांपल ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है ना, कौन सा आपके एक तरह के ओस्टियोब्लास्ट सेल है,
ओस्टियोब्लास्ट सेल की सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है, एक तरह के रैंक एल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एक तरह का रैंक एल पाया जाता है, ऐसे ही है। और एक होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। और ओस्टियोक्लास्ट सेल की सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है, आपको एक तरह का रैंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक तरह का रैंक पाया जाता है। ठीक हो गया। अब आपने ये कहना है कि अगर कभी भी इन रैंक एल और रैंक आपस में इकट्ठे मिलेंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल रैंक एल और रैंक दोनों आपस में मिलेंगे, तो इसके नतीजे में होता क्या है कि आपके ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो आपके एक्टिव हो जाते हैं। और जब आपकी बॉडी के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आपके एक्टिव होते हैं ना, तो आपकी जो बोन्स होती हैं वो एक तरह की क्या होती है, एक तरह की बोन टूटती है। ठीक होगा, बोन फ्रैक्चर होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी मेडिसिन दे दें जो कि रैंक एल रिसेप्टर्स को वैसे ही ब्लॉक कर दे, तो क्या रैंक एल अब रैंक के साथ मिल सकेगी? शाबाशी बताइएगा। रैंक एल आपके रैंक के साथ नहीं मिलेगी। जब आपका रैंक एल रैंक के साथ नहीं मिलेगी, तो मुझे ये बताओ कि क्या आपका एक तरह की अब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी? जब आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो बोन फ्रैक्चर नहीं होगी। ठीक है, बोन फ्रैक्चर नहीं होगी, ये आपने ये कहना है। तो वो मेडिसिन जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसको हम कहते होते हैं डेनोसुमाब। क्या कहते हैं, एक तरह का बच्चों डेनोसुमाब। ये क्या एंटी रैंक एल रिसेप्टर के तौर पर काम करती है। आ रही समझ के नहीं आ रही? आगे देखो बच्चों, आपने ये हमने देख लिया। बाकी आपके हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपने ये कहना होता है कि हम विटामिन डी और कैल्शियम भी देते होते हैं। क्या एक तरह का बच्चों आपने कहना होता है कि एक तरह का विटामिन डी और एक तरह का कैल्शियम भी देते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसको हम कहते हैं कि वेट बिल्डिंग एक्सरसाइज करने को हम कहते होते हैं बंदे को, और बाकी जो है वो एक तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसको कहते हैं कि भाई वजन अपना कम करो, और उसके बाद जनाब आपने ये कहना है कि सिगरेट स्मोक ना करो, उसके बाद आपने कहना है कि हैवी जो है वो एक्सरसाइज करो। यहाँ पर एक मेडिसिन लिखी हुई है जिसका नाम है रोमोसुमाब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रोमोसुमाब ये है क्या। देखिए बच्चों, आपने कहना है कि यहाँ पर ना एक ये सेक्लेरोसो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक तरह का सेक्लेरोस्टिन इनहिबिटर। सेक्लेरोस्टिन काम क्या करती होती है आपकी बॉडी के अंदर? सेक्लेरोस्टिन ये काम करती है कि ये जनाब आपकी ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। क्या काम करती है? एक तरह की ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये मेडिसिन दो रोमोसुजुमाब, तो रोमोसुजुमाब क्या काम करेगी? आपने कहना है सेक्लेरोस्टिन की को इनहिबिट कर देगी। जब सेक्लेरोस्टिन ही इनहिबिट हो गया, तो अब आपका ओस्टियोब्लास्ट जो को इनहिबिट होगा। शाबाशी बताइए। ओस्टियोब्लास्ट जो को एक तरह का इनहिबिट होगा बच्चों। तो आपने कहना अब ओस्टियोब्लास्ट आपका इनहिबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्लेरोस्टिन क्या काम करता था? सेक्लेरोस्टिन का ये काम होता था कि वो ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता था। लेकिन अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जो कि सेक्लेरोस्टिन को ही ब्लॉक कर रही है, तो जब सेक्लेरोस्टिन ही ब्लॉक हो गया तो आपका ओस्टियोब्लास्ट ब्लॉक नहीं होगा। जबकि इसके बदले में क्या होगा कि ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी। जब आपकी बॉडी के अंदर ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो फिर हम क्या देखेंगे? आपने कहना है कि बोन आपकी बनती हुई देखेंगे। क्या देखेंगे? एक तरह की बोन आपकी बनती हुई देखेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों? ओके जी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, शाबाश। सब बच्चों का जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए, सब बच्चों का। सोनिया, सोनिया नाज, यस सर। सोनिया नाज, सबसे पहले आपने ये बताना है कि ट्रीटमेंट के अंदर जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो क्या होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सर बिस्फॉस्फोनेट होती है, वो आपके रैंक एल जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो ब्लॉक करती होती, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करती होती है। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करती है। गुड। यासर शामून, यस सर। यासर शामून, रिलॉक्सिफिन कैसे काम करती है? सर रॉक्सीफिन एस्ट्रोजन लाइक मतलब कि ये काम करती है, और जिस ठीक हो गया। ये सिलेक्टिव तरह एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की तरह काम ओस्टियोक्लास्ट करती है। की एक्टिविटी को कम करता है। और ओके। हामिद, हामिद, हामिद बच्चे ये बताओ कि ट्राई पैराटाइड ये कैसे काम करती है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ट्राई पैराटाइड पैराथायराइड हार्मोन, वर्क लाइक पैराथायराइड हार्मोन। ट्राई पैराटाइड पैराथायराइड हार्मोन। ठीक हो गया। ओके। इरम मसूद, इरम जी सर। मसूद, जी सर। ये बताओ डिनोसोजुमाब कैसे काम करती है? सर डिनोसोसोम में रैंक एल और रैंक आपस में जुड़ते नहीं है, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो ज्यादा नहीं होती बोन फॉर्मेशन। ओके हो गया। अच्छा जी, कासिम, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो ओस्टियोप्रोसिस है, सबसे पहले ये बताओ कि उसकी लैब वैल्यू क्या होगी?
लैब वैल्यू क्या होगी? लैब वैल्यू के अंदर मतलब कि कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, ये सारा कुछ है। फॉस्फेट सब कुछ नॉर्मल होगा सर, लेकिन उसके अंदर डेक्सा स्कैन करेंगे जिसके अंदर उसकी टी स्कोर जो होगा वो 2.5 से कम होगा। टी स्कोर 2.5 से कम होगा और बाकी कैल्शियम वगैरह सारा कुछ क्या होगा? एक तरह का बच्चों नॉर्मल होगा। कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ज्यादा होते हैं तो ऑस्टियोप्रोसिस होती है? कौन से सेल्स के ज्यादा होने की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस होती है? लैब नॉर्मल है, एक सेल होते हैं जो कि ज्यादा होते हैं। ओस्टियो क्लास ओस्टियोक्लास्ट। आपने कहा ना ओस्टियोक्लास्ट। ऐसी वो मेडिसिन जो कि जनाब आपके एक तरह के रैंक एल रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, उस मेडिसिन का नाम क्या है? डिनोसोजुमाब। डिनोसोजुमाब वो मेडिसिन जो रैंक एल रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, उसका नाम क्या एक तरह का डिनोसोजुमाब। कोलिस फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है? कोलिस फ्रैक्चर क्या होता है? कोलिस फ्रैक्चर के अंदर पोजीशन बनती है और हमारी ये अपर रेस्ट वाली बोन लगती है। आउटस्ट्रेच्ड हैंड होगा, डिस्टल 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रैक्चर होगा, रेडियस का जो फ्रेगमेंट होगा वो पीछे की तरफ मूव करेगा, डाइनर फॉक डिफॉर्मिटी देगा। आपने ये कहना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल बच्चों आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब मेन यही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, तो यहाँ पे देखो बच्चों सेम वही बात हमने बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपने क्या कहना है, एक तरह का ये वो कंडीशन है जिसके अंदर बोन की रिजॉर्प्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कैल्शियम फास्फेट नॉर्मल होते हैं, थिन पोरस बोन होती है, आपने याद करना है, ठीक है। अब देखें आगे आगे ये आपके लास्ट पॉइंट जो ट्रिक बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्रैक्चर हो सकते हैं। ओल्ड लेडी होगी, एग्जामिनर ये कहेगा ओल्ड एज है, लॉस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन है, डिक्रीज बोन डेंसिटी है, उसके बाद आपने कहना है लाइकली फ्रैक्चर, सिंपल। और कौन सा फ्रैक्चर आप देखोगे? कोलिस फ्रैक्चर। और दूसरा कौन सा होता है? आपने कहना है आपका नेक ऑफ ह्यूमरस का आपका फीमर का फ्रैक्चर, ये देखते होते हैं, ठीक है बच्चों। आपकी मिनरलाइजेशन इवन के नॉर्मल होती है लेकिन बोन की जो रिजॉर्प्शन होती है वो आपकी ज्यादा हो रही होती है, इसके अंदर हम ये देखते होते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे मूव करते हैं और आगे आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑस्टियोमलेजिया रिकट्स आपका क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका इसको हम डिस्कस करेंगे और सर अगर ओल्ड एज है तो ओसीपीस दे सकते हैं बच्चों। जो आपका ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होता है ये आपका ओसीपीस के अंदर ही एक तरह का ये आपका एस्ट्रोजन की तरह ही काम कर रहा होता है, ये आप दे सकते होते हो, ठीक है। आपने ये कहना होता है। अच्छा जी, अब देखें कि फॉर एग्जांपल बच्चों कि इसके अंदर अब आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल ये है क्या, ओस्टियोमलेशिया क्या होता है और रिकट्स है क्या। यार सिंपल से अल्फाज के अंदर आप ये समझ सकते हो कि रिकट्स और ओस्टियोमलेशिया वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर किसी भी इंसान के अंदर विटामिन डी का जो लेवल होता है ना वो कम होता है। तो अगर किसी भी इंसान के अंदर विटामिन डी का जो लेवल होगा वो कम होगा, तो विटामिन डी का बेसिकली काम होता क्या है? आपने ये कहना होता है कि आपकी जो बोन बन जाती है ना, अब जो बोन बनी है उस बोन को हम कहते होते हैं कि ये सिंपल आपकी एक तरह की बोन है जिसको हम ओस्टियोइड बोन कहते होते हैं। क्या एक तरह का ओस्टियोइड बोन कहते होते हैं। अब इस बोन को खुराक मिलनी है, जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को अपने खुराक दी तो ही वो बड़ा होगा ना। तो आपने कहना है कि हमारी बोन्स का भी यही हिसाब होता है कि बोन्स बन तो जाती हैं लेकिन बोन को मुकम्मल तौर पर अच्छा काम करने के लिए उनकी मिनरलाइजेशन की जरूरत होती है, उसको खुराक की जरूरत होती है जो कि कौन देता है? विटामिन डी देता है, ठीक है। अब दूसरी बात अब मुझे आपने ये बतानी कि अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन डी जो है वो जनाब आपकी बोन्स को खुराक दे रहा है, ठीक है, यानी कि मिनरलाइजेशन दे रहा है, तो अब आप खुद सोचो कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन डी का लेवल ही कम हो जाएगा तो क्या उसके अंदर मिनरलाइजेशन होगी? शाबाश। आपने कहना उसके अंदर मिनरलाइजेशन नहीं होगी। जब उसके अंदर मिनरलाइजेशन नहीं होगी तो अब उसके अंदर हड्डियां जो होंगी वो टूटेंगी या बनेगी? तो आपने कहना बोन जो होगी वो एक तरह की टूटेगी, बोन फ्रैक्चर होगी, ये आपने याद करना है। बोन सॉफ्ट होगी, टूटेगी, मसल के अंदर इवन के पेन होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ओस्टियोइड अनमिनरलाइज बोन मैटर, क्या एक तरह का मिनरलाइजेशन नहीं, ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोन आर सॉफ्ट वीक आर प्रोन टू फ्रैक्चर, ये आपने याद करना। दूसरे नंबर पे जो बात अपने जहन के अंदर बच्चों आपने रखनी है कि इसके अंदर होगा क्या। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बड़ा ही हाई यील्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को हमने अलग-अलग बताया हुआ है, ये आप करोगे साथ आप बुक को रखोगे, बुक से ज्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और मोस्ट हाई यील्ड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने याद करनी है। और तो टिश्यू कोई नहीं। ये वाली फोटो एक थिंग अच्छा बच्चों, अब देखो कि यहाँ पे होता क्या है। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल
कि विटामिन डी काम क्या करता होता है। देखो बच्चों, विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर, आपने कहना है कि ये विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर इस तरह काम करता होता है कि ये कैल्शियम और फास्फेट दोनों को आपके ब्लड के अंदर ज्यादा करता है, ब्लड के अंदर ज्यादा करता है। उसके बाद ये विटामिन डी आपका एक्टिव कहाँ होता है? शाबाश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन डी आपका एक्टिव किस जगह पे होता है, तो इसका आंसर क्या है? विटामिन डी किस जगह पे आपका एक्टिव होता है? शाबाश। विटामिन डी बच्चों आपका एक्टिव होता है आपका किडनी के अंदर, और उस एक्टिव फॉर्म का जो नाम होता है वो होता है 125 डाई हाइड्रोक्सी काल्सीफिरोल। समझ आ रही है? आपने ये कहना है 125, या आप इसको विटामिन D3 भी कहते हो या काल्सीट्रायोल भी कहते हो। कौन एक्टिव करता है? किडनी करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज हो, कौन सा, एक तरह का CKD का पेशेंट हो, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा होता है, आपको एक तरह का, हम ये देखते हैं कि एक तरह का CKD का पेशेंट है, कौन सा, एक तरह का CKD का पेशेंट है। तो जब आप CKD का पेशेंट देखोगे तो CKD के जो पेशेंट होगा उस पेशेंट के अंदर मुझे अब आपने ये बताना है कि क्या विटामिन डी एक्टिव होगा? जब विटामिन डी एक्टिव ही नहीं हो रहा तो कि उन्हें विटामिन डी क्या कोई काम करेगा आपका? विटामिन डी आपका काम ही नहीं करेगा। जब आपका विटामिन डी जो होगा वो एक तरह का काम ही नहीं कर सकेगा तो इसके नतीजे में जो बोन्स होंगी वो क्या होंगी? एक तरह की बच्चों, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जो बोन्स होंगी वो एक तरह की टूटेंगी। वो आपने कहना है एक तरह का बच्चों बोन्स टूटेंगी क्योंकि उसको मिनरलाइजेशन नहीं बन रही। इसको आपने ये याद करना है। ठीक हो गया बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने कहा और कि 120। गई सी ना ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ओए हेलो 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 हेलो। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਲਾਲ ਸੀ ओए ਮਜੇ हेलो ਇਹਨੂੰ ਨਾ भाई। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਿਹਤਰ नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ तक ओए वीकनेस वास्ते यार एक स्क्रिप्ट नहीं मिनट, लगती ओए है कौन, में पता नहीं लग रहा। फैजान, फैजान, यार माइक ऑफ कर लो डॉक्टर साहब। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कहना है? ठीक है, दूसरी बात, आपने ये कहा कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किडनी होगा तो विटामिन डी आपका एक्टिव नहीं होगा। जब विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा तो विटामिन डी काम ही नहीं करेगा। आपने ये कहना है। तीसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का विटामिन डी की जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो क्या है? विटामिन डी कहाँ पे स्टोर होता है? विटामिन डी किस जगह पे स्टोर होता है? आपने कहना लीवर के अंदर। आपका जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है? एक तरह का लीवर के अंदर होता है। तो अगर किसी बंदे को लीवर सिरोसिस है तो स्टोरेज फॉर्म कम होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आपने कहना है जब किसी बंदे को लीवर सिरोसिस है तो आपने कहना है कि जो स्टोरेज फॉर्म होगी वो एक तरह की कम हो जाएगी। जब आपकी स्टोरेज फॉर्म कम हो जाएगी तो आपने क्या कहना? विटामिन डी का लेवल कम हो गया। नंबर 4, एक ऐसा बंदा जिस बंदे को फॉर एग्जांपल विटामिन डी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है या फैट सॉल्युबल विटामिन है? बच्चों ये बताएं, विटामिन डी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है या फैट सॉल्युबल विटामिन है? आपने कहना है कि विटामिन डी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए प्रॉपर्ली जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो दो मेन चीजें हैं। एक आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है, एक आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम, और दूसरा आपका होता है बाइल। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पेंक्रियास की कोई ना कोई डिजीज है, जैसे कि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है, या फॉर एग्जांपल एक तरह का कोलिडिकोलिथियासिस है, ये कोलंजाइटिस है, ठीक है, या कोई बंदा आपके पास ऐसा आता है जिस बंदे के अंदर जनाब आपके फैट की मतलब कि एक तरह की प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, माल एब्जॉर्प्शन हो गई है, तो क्या विटामिन डी जो होगा वो बच्चों आपका एब्जॉर्ब होगा? बच्चे मैं ये बता रहा हूँ कि विटामिन डी आपका कौन सा विटामिन है? आपने कहना फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जो भी आप फैट वाली डाइट खाओगे तो फैट वाली डाइट को मुकम्मल तौर पर हजम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आपने कहना है कि मुकम्मल तौर पर हजम करने के लिए आपके पेंक्रियाज की जरूरत होती है, और दूसरा किसकी जरूरत होती है? आपके बाइल की जरूरत होती है। ठीक है, पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं जो कि उस खुराक को तोड़ते हैं, और बाइल जो होता है वो उस खुराक को एक तरह की इमल्सिफिकेशन करवाता है। ये आपने याद करना। मतलब सिंपल अल्फाज के अंदर आप ये सोचो कि इसको जनाब एक तरह का आपके बाइल की और पेंक्रियाज की जरूरत होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे किसी भी इंसान के अंदर आपके विटामिन डी की आपकी एक तरह के पैंक्रियाज का इशू बन गया या एक तरह का बाइल का इशू बन गया, तो जो फैट होगी वो एक तरह की एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब फैट आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो फैट कहाँ जाएगी? सारी की सारी स्टूल के अंदर जाएगी। जब सारी की सारी स्टूल के अंदर जाएगी तो बॉडी के अंदर फैट का क्या होगा? लेवल कम हो जाएगा। तो जब बॉडी के अंदर फैट का लेवल कम होगा तो उन्हीं फैट में से एक फैट है जिसको हम विटामिन डी कहते हैं, तो विटामिन डी का लेवल भी कम हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो विटामिन डी पे इफेक्ट करती हैं, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स हो सकती हैं, रेफेम्पिन हो सकती है। या उसके बाद आपने क्या कहना है? एक ऐसा बंदा जो मम्मी डैडी बंदा हो, वो जनाब घर से बाहर निकलता ही ना हो, ठीक हो गया, वो सन एक्सपोजर जीरो हो, मतलब कि आपने कहना सन एक्सपोजर उसका एक तरह का बच्चों कम हो।
तो उसके अंदर भी हम ये देखते हैं। अब कोई बंदा जिसको ना समझे वो बंदा पूछ सकता है विटामिन डी के कम होने के जो कॉजेज है बच्चों वो क्या है? शाबाश, हमने ये तो कह दिया कि विटामिन डी है, लेकिन विटामिन डी के कम होने के कॉजेज क्या हैं? जल्दी बताएं, वजह बतानी है साथ। हाँ जी, अली असद, अली असद। सर जी सर। विटामिन डी कम क्यों होता सर है, वजह क्या है? कैल्शियम और पोटेशियम की कमी। सर कैल्शियम और पोटेशियम की कमी की वजह से। ये तो इसका काम है ना, विटामिन डी का काम है कैल्शियम और हेलो। फास्फोरस दोनों को ब्लड के अंदर लेके जाना, आपकी बॉडी को देना। यस सर। ठीक है, लेकिन विटामिन डी खुद क्यों कम हो जाता है? किस किस वजह से हो सकता है? सर इनटेक मतलब अगर विटामिन डी की कम हो। इनटेक सन। कहाँ से लेते हो? सर सन से। सन से, ठीक हो गया। अगर सन एक्सपोजर नहीं हो रहा और यस सर। और सर उसकी मतलब लिवर की वजह से। लीवर के अंदर क्या होता है? सर डिफॉर्मिटी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी डिजीज की वजह से, लीवर के लिवर अंदर डिजीज। विटामिन डी करता क्या है? सर स्टोर करता है, स्टोर होता है। यार सुमून को फॉलो सही कर रहे हो। लीवर आपका विटामिन डी को स्टोर करता है, ठीक है। जी सर, इतना मुझे पता है, मैं किसी को नहीं देख रहा इधर से। ठीक हो गया। यस सर। किडनी का काम करता है। किडनी। हाँ, सर किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है, ऑब्जॉर्प्शन करवाती है मिनरल्स की, विटामिन उसके डी बाद विटामिन डी विटामिन डी विटामिन डी के साथ क्या लेना देना है? सर एक्टिव करती है, इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में तब्दील करती है। वो देखो ना, अब फिर तुम्हारी ब्लड प्रेशर से सीधा हो गए हो तुम। नहीं सर। अच्छा। हम्म अच्छा, उसके बाद माल अब्जॉर्प्शन का क्या लेना देना होता है? ये कंसेप्ट बताओ। माल अब्जॉर्प्शन। विटामिन डी का माल अब्जॉर्प्शन से क्या लेना देना है? सर जी कंसेप्ट तो खत्म हो गया इधर आके। अच्छा, तेरे कंसेप्ट पहले ही खत्म है सी, ये तुम नाल वाले बचाते रहने ते कंसेप्ट नहीं जिथे ला सर, रहे हो तू मैं कर सर की जी, नहीं है, तू एक्चुअली सर सुन मैं नहीं है। दिल ला के तानू सुन रहा और कुछ तू नहीं दे करता। ना तू जिन्ना दिल ला के किसी होर ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ नहीं ਜ਼ਿਆਦਾ सर ਮੇਰਾ मैं ਦਿਲ सुन ना रहा। ला। नहीं सर, दिल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ इस टाइम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, अब देखो बच्चों के आगे हम देखते हैं कि है क्या। पहले नंबर पे आपने कहना है कि देखो विटामिन डी को एक तरह का मुकम्मल तौर पे ये फैट की डाइट है। तो फैट की डाइट को एब्जॉर्ब होने के लिए आपके पैंक्रियाज की और बाइल की जरूरत होती है। अगर किसी बंदे के अंदर पैंक्रियाज या बाइल का इशू होगा या माल अब्जॉर्प्शन की कोई ना कोई सिंड्रोम होगा, जैसे कि सीलियक डिजीज के अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि सारी की सारी जो फैट होगी वो आपके स्टूल के अंदर जाएगी। जब फैट स्टूल के अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन का लेवल कम हो जाएगा। उन्हीं फैट सॉल्युबल विटामिन में से एक होता है विटामिन ए डी ई के, ठीक है, ये आपने याद करना है। ओके जी, अब आगे आ जाओ जनाब। आगे क्या होता है? आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपने ये कहना है कि अगर एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर विटामिन डी का लेवल कम होगा, तो उसके अंदर आपने कहना है कि ओस्टियोपीनिया यानी कि बोन्स जो होंगे, सेल्स जो होंगे, वो एक तरह के कम हो जाएंगे, जनरलाइज। दूसरे नंबर पे इसके अंदर हम छोटे छोटे फ्रैक्चर्स देखते होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते होते हैं सूडो फ्रैक्चर्स। एक तरह का आपने कहना फ्रैक्चर्स देखते होते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि ग्रोथ प्लेट जो होती है वो वाइड हो जाती है। फिर बच्चों हम पता क्या देखते हैं? रोचिटी क्रोजेरी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पिक्चर भी दिखाई थी, ये होता है रोचिटी क्रोजेरी, ये इस तरह, ये वाला। ये अगर आप ये दो गौर से देखो, ये क्या है? आपने कहना कि कोस्टोकॉन्ड्रल जो जंक्शन होता है वो इंलार्ज हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोस्टोकॉन्ड्रल जो जंक्शन होता है वो एक तरह का इंलार्ज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रुचिटी को रोजेरी कहते हो। तो ये एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आता होता है। वो कहता है कि एक बच्चा आपके पास आता है, उसके अंदर बो लेग्स हैं, रुचिटी को रोजेरी है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि हाँ जी जनाब सॉफ्ट स्कल है, क्रेनियो टिबियालिस का होता है सॉफ्ट स्कल, ठीक है बच्चों। उसके बाद विटामिन डी आपका पुअर ओसिफिकेशन इसकी वजह से होगी और फ्रैक्चर होगी। मतलब सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ये कहेगा कि आपके पास एक बच्चा आता है, उस बंदे के अंदर आप क्या देखते हो
कि वाइडर लेग्स देखते हो, यानी कि जो लेग्स है वो जनाब आपकी बच्चे के अंदर वाइड हो गई हैं। उसके बाद वो क्या कहेंगे, एक तरह का रुचिटी क्रुजेरी देखते हो, सॉफ्ट स्कल देखते होते हो, मसल के अंदर भी वो कह सकते हो, और ब्रेन के अंदर भी एक तरह का विटामिन डी का रोल होता है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि ये क्या है, आपने कहना है कि इसको हम कहते हैं कि ये विटामिन डी यानी कि रिकट्स का पेशेंट है बच्चों। किसका पेशेंट आपके कहना करा, रिकट्स का पेशेंट है बच्चों। अब देखें, हेड साइज कैन बी इंक्रीज ड्यू टू स्कल थिकनिंग। स्कल जो होगा वो सही तरह नहीं बनती तो हेड साइज आपका इंक्रीज हो जाता है। अब देखें, मैं आपको पूछता हूँ, इसके अंदर वही वाली बातें आ गई, बोन पेन होगी कि नहीं होगी, होगी। मसल वीकनेस होगी, बोन के ऊपर दर्द होगी, टेंडरनेस, उसके बाद हड्डियां टूटेंगी, जिसके अंदर आपका बोल एक्स आप देखते हो, जिनोविनोरम आप इसको कहते होते हो, ठीक है, या नोक नीज कहते होते हो। फिर क्या होता है, रुचिटी क्रुजेरी होता है, डिलेड की ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद आपने कहना सॉफ्ट स्कल, जिसको हम क्रेनियोटिबियालिस कहते हैं, ये आपने याद करना है। और अगर विटामिन डी की कमी अडल्ट के अंदर हो जाए तो इसकी वजह से बोन्स जो होती हैं वो भी टूटती हैं और बोन पेन होती है, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अडल्ट के अंदर क्या कहते हैं, एक तरह का ऑस्टियोमलेशिया कहते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे देखो, आगे क्या, नंबर 5, एक इंसान जिस बंदे के अंदर विटामिन डी की कमी होगी, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंसान आता है जिस बंदे के अंदर विटामिन डी की कमी हो, तो विटामिन डी का काम क्या होता था, शाबाश। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा बहुत गौर करना है। आपको पता है कि विटामिन डी का काम जो होता है वो होता है आपको एक तरह का बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की ही कमी होगी तो अब आपकी बोन्स जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होंगी, वीक होंगी। तो इसके अंदर जो कैल्शियम और फास्फेट का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा, कम होगा। आपने कहना कैल्शियम का लेवल भी कम होगा और फास्फेट का लेवल भी आपकी बॉडी के अंदर का एक तरह का कम होगा। नंबर 1, जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का लेवल जो होगा दोनों का कम हो जाएगा, तो अब देखो, अगर किसी बंदे की बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है। वो कौन सा हार्मोन होता है जो कि पैरा कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता होता है, शाबाश। वो हार्मोन जो कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है उसको हम क्या कहते हैं, आपने कहना पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन वो हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, एक तरह का ज्यादा करता है बच्चों। अब आप खुद सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आया, उस बंदे के अंदर विटामिन डी क्या एक तरह का लो है। जब उस बंदे के अंदर विटामिन डी लो है तो आपने कहना है कि देखिए कैल्शियम उसके अंदर के एक तरह का लो है, फास्फेट उसके अंदर के एक तरह का लो है। फिर आपने कहना है कि अगर कैल्शियम लो है तो कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है आपका पैराथायराइड हार्मोन, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, एक तरह का बच्चों ज्यादा हो जाएगा। बात की समझ आई कि नहीं है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने कहना होता है कि आपके पास एक बंदा आया जिस बंदे के अंदर आप ये देखते होते हो कि आपका विटामिन डी का लेवल कम है, आपका कैल्शियम का लेवल कम है, तो आपकी क्या होती है, एक तरह की बोन वीक होती है, तो बोन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। वो आपका एक तरह का कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा ना कि बोन्स बनाए, ठीक हो गया, जिसके नतीजे में ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ाया था कि ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर एएलपी की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आपकी बॉडी के अंदर एएलपी का लेवल ज्यादा देखेंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने कहना होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का जो इसका बेस्ट टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो क्या होता है, आपने कहना बोन की बायोप्सी करना, ऑस्टियोइड ऑन बोन बायोप्सी, ये आपने याद करना होता है। यानी कि आप क्या देखते ना, बोन बायोप्सी के अंदर आप क्या देखते हैं, एक तरह का ऑस्टियोइड देखते हो। ऑस्टियोइड का मतलब क्या है, आपने कहना ऑस्टियोइड का मतलब ये होता है कि बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हुई हुई, उसको हम ऑस्टियोइड कहते होते हैं। अगर आपकी बोन की मिनरलाइजेशन ना हुई हो उसको हम ऑस्टियोइड कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारा वही बात है कि विटामिन डी का लेवल कम होगा, कैल्शियम का लेवल, फास्फेट का लेवल कम, एएलपी का लेवल ज्यादा, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा। उसके बाद आपने कहना कि यूरिन के अंदर जो है वो जनाब स्टोरेज फॉर्म कम ही जा रही होती है। उसके बाद ऑस्टियोइड और बोन बायोप्सी हम देखते होते हैं। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों क्लियर है, शाबाश। अब देखें, हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड बोन बायोप्सी। अब देखें बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कहना होता है कि एक तरह का बाकी सेम टू सेम चीज है। इसके अंदर कोई ये वाला ऑस्टियोमलेजिया और रिकट्स के अंदर एक तरह का वही बातें लिखी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। बोन क्या होंगी, सिंपल सी बात है, सॉफ्ट वीक और बोन फ्रैक्चर होंगे। डिफॉर्मिटी क्या होगी, इसके अंदर ऑस्टियोमलेशिया के अंदर हम अब कोई डिफॉर्मिटी नहीं देख सकते क्योंकि बोन्स बन चुकी हैं। जो चीज बन गई उसमें तो नहीं ना डिफॉर्मिटी देखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे, बो लेग्स देखोगे, रिचिटी के जरिए नोक नहीं देखते होते हो। बोन पेन ये पर भी सेम, ओस्टियोपिनिया यहाँ पे, और वाइडन ग्रोथ आपने कहना रिचिटी के जरिए, ये आपने कहना होता है। यानी कि सिंपल सी वही बात है। उसके बाद आते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी ऐसा बंदा है जिसके अंदर ऑस्टियोमलेजिया या रिकट्स हो, तो ये किस वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। तो हम ट्रीटमेंट के अंदर क्या देंगे, ओ भाई सिंपल सी बात है, विटामिन डी देंगे। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए, कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए, फास्फेट के सप्लीमेंट दिए,
और सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा करवाया, वेट बेरिंग एक्सरसाइज का कहा, और इसके साथ आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अंडरलाइन कॉज है, जैसे कि किडनी फेल है, तो आप किडनी फेल को ठीक करो। अगर लीवर सिरोसिस है तो आप लीवर सिरोसिस को ठीक करो, ठीक हो गया। अगर माल अब्जॉर्प्शन का कोई सिंड्रोम है तो माल अब्जॉर्प्शन को ठीक करो। आपने ये कहना होता है, ठीक है बच्चों। अब देखें कि इसके बाद क्या होता है। आपने कहना है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। भाई आपके जो दांत होते हैं वो आपका विटामिन डी है। आपका मतलब आपने कहना है कि आपकी जो दांत होते हैं वो आपकी बोन्स हैं, आपकी टीथ आपके बोन्स हैं, समझ आ रही है। आपने ये कहना है। तो अगर विटामिन डी का लेवल कम होगा तो बोन्स के ऊपर, आपकी टीथ के ऊपर इफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपने कहना है बोन डिफॉर्मिटी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन देखते हैं, डेंटल प्रॉब्लम देखते हैं, मसल वीकनेस और वही क्रोनिक पेन। मतलब सारी पीछे वाली वही सारी की सारी बातें हैं। अब हाई यील्ड पॉइंट्स क्या हैं। शाबाश, हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा। शाबाश। अगर कभी भी एग्जामिनर ये कहे, आपसे पूछना चाहिए कि एक तरह का अगर चाइल्ड विद बो लेग्स, डिलेड ग्रोथ प्लेट एंड लो कैल्शियम फास्फेट विटामिन डी, क्या होता है एक तरह का बच्चों रिकट्स। बच्चा है, कैल्शियम फास्फेट का लेवल कम है, विटामिन डी का लेवल कम है, बो लेग्स हैं, आपने कहना रिकट्स है। अडल्ट विद बोन पेन, लूजर जोन फ्रैक्चर ऑन एक्सरे, ओस्टियोमलेजिया, लूजर जोन फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी। थिंक ऑफ माल अब्जॉर्प्शन, सीकेडी, लीवर डिजीज एंड ड्रग्स, ये उसने कहा है। इसके अंदर क्या होगा, एएलपी का लेवल आपका क्या होगा, एक तरह का ज्यादा होगा, कैल्शियम फास्फेट का लेवल कम होगा, विटामिन डी का लेवल आपका कम होगा। ये आपने याद करना, लैब के अंदर आप ये देखते होते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप क्या देखेंगे, रुचिटे जोरी देखते हैं, पीटीएच का लेवल ज्यादा देखते हैं, कैल्शियम का लेवल कम देखते हैं, काइफोसिस देख सकते हैं। उसके बाद आपने कहना है कैपिफिजल वाइडनिंग है, आपने कहना रुचिटे जोरी है, विटामिन डी कम है, सॉफ्ट, आप ये देखते हो बोन्स। उसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि विटामिन डी का प्रॉब्लम है। दूसरा, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या करवाती है, मोस्ट कॉमन ये है। लोजर जोन फ्रैक्चर क्या करवाती है, सूडो फ्रैक्चर, जो अडल्ट के अंदर करवाती होती है, जिसको हम ओस्टियोमलेजिया कहते होते हैं, ठीक है। रुचिटी कुर्सरी आपने कहना कि ये बच्चों के अंदर करवाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकट्स कहते होते हैं। क्रेनियोटेबिस यानी कि स्काल बड़ी सॉफ्ट होती है। लैब वैल्यू का आपको पता बच्चों, ये आपका क्लियर हो चुका। कोई ऐसा बच्चा जिसको आपका ओस्टियोमलेजिया, रिकट्स और इनमें से किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन बंदा पूछ सकता है, सर विटामिन डी डेफिशिएंसी से हाइपोथायराइडिज्म भी देख सकते हैं बच्चों। हाइपोथायराइडिज्म का इसके साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं होता कि आप हाइपोथायराइडिज्म देखना शुरू कर दें। अच्छा जी, अब देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको किसी एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं ना आई, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पर किसी एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं आई, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। जी जी, कंपनसेशन में होगा। ओके। हफ्सा एफ, हफ्सा एफ, हफ्सा एफ, अपना माइक ऑन करें। शाबाश। जी सर। अच्छा, हफ्सा, ये एफ का क्या मतलब है। सर अफसा फारूक। अच्छा अच्छा, हफ्सा फारूक, सही सही सही। अच्छा, अब बच्चों मैंने अच्छा ये बताओ कि फॉर एग्जांपल विटामिन डी अगर ना हो तो जो बोन बनती है उस बोन को हम क्या कहते हैं। शाबाश। अगर एक बोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये बोन है। अब ओस्टियोइड। देखें, ओस्टियोइड। वेरी गुड, शाबाश। विटामिन डी नहीं होगा तो आपने कहना बोन को हम ओस्टियोइड कहते होते हैं। गुड, शाबाश। उसके बाद विटामिन डी का काम क्या है, मिनरलाइजेशन करवाना, ठीक है। बच्चे के अंदर आप क्या देखोगे अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो, बच्चे के अंदर रिकेट्स। हम रिकट्स, और रिकट्स के अंदर आप क्या क्या देखते होते बेटा। लैब में सर। लैब में नहीं, वैसे पेशेंट के अंदर जो बच्चा आपके पास आएगा उसकी टांगों में क्या होगा, उसके बाद आपने क्या सर कहना होता है, दो उसका सर कैसा लेग होगा। दोनों वैग निकलते हैं और उसकी जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल जो है ना वो इनलार्ज हो जाएंगी और सॉफ्ट स्कल मिलेगा उसमें और बच्चा ऑस्टियोपेनिया के साथ या मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ आएगा शाबाश। और रुचिटी इसमें जेरी होगा। एपिसिलर वाइडनिंग होगी। आपने कहना है बो लेग्स हो जाएंगी, नॉक नहीं होगा, और उसके बाद आपने कहना है कि बोन फ्रैक्चर के साथ आ सकता है, ठीक है, ये आपने कहना होता है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे, और सॉफ्ट स्कल, उसके बाद ये बताना है कि अगर कोई बंदा जिसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो लैब के अंदर आप क्या देखोगे। सर सारा लैब कुछ में लैब को बताना है। विटामिन डी कम होगा जिसकी वजह से सीरम और कैल्शियम सीरम फॉस्फेट दोनों कम मिलेंगे और पैराथायराइड हार्मोन भी इंक्रीज मिल सकता है और एएलपी रेज मिलता है क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हुई होती है। शाबाश। ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से आपने कहना एएलपी जो होता है वो आपको एक तरह का एएलपी ज्यादा रेज मिलता है। ये सारे का सारा गुड होगा बेटा, शाबाश। ओके जी, अब ये बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल हम अडल्ट्स के अंदर देखेंगे तो अडल्ट्स के अंदर कौन से फीचर्स होंगे और उस डिजीज का हम नाम क्या कहते होते हैं। एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं इसको। हम्म, मुझे ना तीन मेन वजह बता दो जिसकी वजह से आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है।
सर एक तो लीवर स्ट्राइसिस की वजह से, क्योंकि विटामिन डी स्टोरेज होती है, अगर विटामिन डी स्टोरेज स्टोर नहीं होगी तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगी। और हम्म सीकेडी, किडनी में सीकेडी हो तो उसमें एक्टिव नहीं होगा विटामिन डी, तो उसकी वजह से हम्म कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगी। और हम्म इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स अगर डेफिशिएंसी होती है किसी पेनक्रियाटाइटिस की वजह से, तो हम्म भी जो है विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि फैट सोल्युबल विटामिन है, तो अगर फैट नहीं अब्जॉर्ब होगी तो विटामिन डी भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। और कोई माल बाइल अब्जॉर्प्शन जो की है डिजीज का पता है? कोई ऐसी डिजीज जो माल अब्जॉर्प्शन की सिलियक डिजीज हो? डिजीज। हम्म सिलियक डिजीज। शाबाश बेटा, वेरी गुड, वेल डन, गुड गुड। बर्गर, बर्गर बच्चे, मैंने कहा ये क्या, ठीक हो गया, ठीक हो गया इरफान न्याजी, बर्गर बच्चे ठीक हो गया, मतलब ठीक हुआ। अच्छा जी, ये आपका क्लियर हो गया बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस आपका क्लियर हुआ, ऑस्टियोमलेशिया रिकट्स क्लियर हुआ। अब आ जाओ जनाब ऑस्टियोपिट्रोसिस के जरिए कि ऑस्टियोपिट्रोसिस क्या होता है। ठीक है नियाजी, ये टॉपिक में तेरे को सुनने है, ठीक है? हाँ ये वाला अभी ऑस्टियोपिट्रोसिस वाला मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि पहले टॉपिक में ना तुम 30% तो तवज्जो दे रहे हैं, बाकी तू किसी और ही बैठा हुए हैं। देखो पढ़ने वाला बच्चा है और पढ़ने वाला बच्चा, देखो दो यहाँ पे ना बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनका हिसाब पता क्या है, उन्होंने जनाब रजिस्टर पास रखे हुए हैं, और रजिस्टर पास रख के वो भूल गए हैं। एक पेन लिया है जिसको उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक हो गया, और वो ऐसा शो करवा रहे हैं कि जैसा वो पढ़ रहे हैं, और मैं वो वहां टीचर होता हूँ जिसको लेक्चर हाल के एक एक बच्चे का कसम से पता होता है कि इस बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक हो गया, और मैं इग्नोर किए जा रहा हूँ, पिछले 3 टॉपिक्स में इग्नोर किए जा रहा हूँ, ठीक हो गया, जो मैंने पिछले 3 पढ़ा दिए हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं जब देखता हूँ, तो वो फिर वो जो लफ्ज बोल रहा होता हूँ ना, वही लफ्ज वो दोबारा बोलता है, हाँ जी समझ आ रही है, समझ आ रही है, मतलब कि वो जैसे छोटा बच्चा नहीं होता और बंदा कहानी पा रहा हैगा माटर ਨੂੰ कि हाँ जी जनाब कोई मसला नहीं है माटर साहब, माटर तो समझ ही रहा मैनू आ रहा हैगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम मैं इससे ये पूछूं ना कि पिछले 3 टॉपिक्स पढ़े कौन से हैं, तो मुझे लगता है इसको 3 वो याद भी नहीं होंगे कि पिछले 3 कौन से पढ़े हैं, ठीक हो गया। तो अच्छा रिकट्स, देखो देखो उसको मैंने कहा पिछले 3 कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, तो वो कहता रिकट्स, समझ आ गई है? हैं? हाँ रिकट्स और डी जो हमने पढ़ा सारा टॉपिक, हाँ, और उसके अलावा सर हमने पढ़ा है वो जो हैंड कौन सा लग रहा है हाँ, वो देखो वो पूरे टॉपिक में पूरे को कह रहा है सर जी हमने एक टॉपिक पढ़ा कोलीज फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब कि वो इसका मतलब क्या है कि जिस जिस दफा बेचारे ने वो सुना है ना, वो लम्हा उसको याद है, पिछला कोई याद नहीं है, वो जिंदगी तबाह दे क्यों, क्योंकि माशाल्लाह, अब मैं आगे क्या ही बोलूं। वो कहते हैं ना, जो ये जो मोहब्बतें होती है ना, वो इंसान को नाकाम कर देती हैं, और सख्त जान लोग जो होते हैं ना, वो मोहब्बतें नहीं करते। कॉन्ड्रोप्लेजिया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकट्स, ठीक हो गया जी। तो अब देखो जनाब, हाँ शानजा बच्चे बोलो। सर मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। अगर जी तो जी देखें बोलो। विटामिन डी का मेन काम होता है कि मिनरलाइजेशन करना, तो अगर इसकी हम्म डेफिशिएंसी हो रही है तो पेशेंट के अंदर रिजॉर्प्शन होनी चाहिए, और रिजॉर्प्शन की वजह से तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है ना, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो इसमें हम लोग आप जिस तरह बता रहे हैं एज अ कंपनसेशन हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन मेन तो हम्म हम लोग इसमें ऑस्टियोपोरोसिस देखेंगे ना। देखो मेरी बात सुने, अगर तो फिर ये हो कि अगर फॉर एग्जांपल पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम होना चाहिए, ठीक है। जी, और आपका टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म भी होना मेरी चाहिए। बात सुनो, तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्यों ज्यादा हो रहा है? आपकी बॉडी उसको कंपनसेट कर रही होती है, हमारी बॉडी हमें कंपनसेट करने के लिए उसकी एक्टिविटी को बढ़ाती है, समझ आ रही है? अब रिकट्स विटामिन डी के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह का मिनरलाइजेशन है नहीं हो रही, जिसके अंदर आप ये देखते हो, और बोन के फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह के ज्यादा होते हैं। तो जो बोन बनाने वाले सेल्स होंगे वो क्या होंगे, एक तरह के ज्यादा हो जाएंगे एज अ कंपनसेटरी, कि हाँ यार ये जो बोन्स होंगी वो एक तरह की टूट रही हैं, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा बनाएं। आपकी यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हड्डियां नहीं टूट रही, यहाँ पर आपकी हड्डियां ज्यादा टूट रही हैं कि हाँ जी जनाब आपके मिनरलाइजेशन के ना होने की वजह से।
आपके कैल्शियम और फास्फेट के ना होने की वजह से। ठीक हो गया। आप तब हम ये कह सकते थे कि हड्डियां टूट रही हैं। अगर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती तो हम कहते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आपके ओस्टियोक्लास्ट के लेवल के साथ नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम मेन आ रही है वो आपकी मिनरलाइजेशन के साथ है। अब आपकी हड्डी तो टूट गई तो उसको बनाना भी है तो नहीं बनाना, जिसके नतीजे में कंपनसेशन में आपका जो ओस्टियोब्लास्ट का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, और उसके नतीजे में हम देखेंगे कि आपका जो एएलपी का जो लेवल होगा वो भी बढ़ा हुआ होगा। अब समझ आ गई है? तो सर हम लोगों ने तो पीछे ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज पढ़ी, तो क्या उसमें भी कंपनसेशन हो सकती है इसी तरह? ओस्टियोपोरोसिस में जी। बेटा, ओस्टियोपोरोसिस में तो एस्ट्रोजन हार्मोन का मेन रोल होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन आपके ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को क्या काम करता है? ज्यादा करता है। और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या काम करता है? कम करता है। तो ओस्टियोपोरोसिस में तो मेनली जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। तो अगर फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन हार्मोन ही कम हो जाएगा तो अब वो सारी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी बोन्स टूटेंगी। ये बेसिकली आप वहां पे कंपनसेशन के साथ साथ आप ये बोलते हो कि वहां पर इश्यू जो हो रहा है वो ये है कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक तरह का एस्ट्रोजन हार्मोन ना होता तो आप कंपनसेशन की तरफ जाएं। लेकिन वहां पर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ओस्टियोब्लास्ट। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन काम नहीं कर रहा। वहां पर हम कोई ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करे और ओस्टियोब्लास्ट को बढ़ा सके। ठीक है। जी सर, समझ आ गई। हम्म। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हमने आना है कि एक तरह का जो टॉपिक है वो है ओस्टियोपिट्रोसिस का। देखिए यार, ओस्टियोपिट्रोसिस आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल ये वो कंडीशन होती है जिसके नतीजे में आपके जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं ना, कौन से सेल्स होते हैं? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। प्रॉब्लम उसमें होती है। अब आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर ओस्टियोक्लास्ट के जो सेल्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, कौन सा? आपके एक तरह का ओस्टियोक्लास्ट के सेल्स में प्रॉब्लम है। तो ओस्टियोक्लास्ट के सेल्स का काम क्या होता है? शाबाश। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आपकी बॉडी में क्या काम करते हैं? आपकी बोन्स को तोड़ते हैं। ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल आपने कहना कि वो बोन्स को क्या करते हैं? एक तरह का लूज करते हैं। आपने कहना कि बोन को तोड़ते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो बोन की रिजॉर्प्शन होगी उसके अंदर? ये बताएं। तो आपने कहना है कि बोन की रिजॉर्प्शन उसके अंदर क्या होगी? एक तरह की बच्चों कम हो जाएगी। तो आपने कहना बोन रिजॉर्प्शन उसके अंदर क्या होगा? एक तरह की बच्चों कम हो गई। अब जब बोन रिजॉर्प्शन उसके अंदर कम होगी तो इसके नतीजे में जो उसके अंदर बोन बनेगी वो थिक बनेगी या पतली बनेगी या थिक बनेगी? शाबाश। पतली। अगर एक तरह के ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम हो गई है, ठीक है, तो जो बोन बनेगी वो कौन सी होगी? एक तरह की थिक बनेगी, मोटी बोन बनेगी। क्यों? क्योंकि बोन को तोड़ने वाले सेल्स तो है नहीं। जो बोन को तोड़ने वाले सेल्स थे वो कौन से थे? ओस्टियोक्लास्ट। तो अगर बोन को तोड़ने वाले सेल्स ही खराब है तो आपकी बोन टूटेगी नहीं, बल्कि बोन ज्यादा से ज्यादा बनेगी। और आपकी जो बोन बनेगी वो कौन सी बनेगी? एक तरह की मोटी और थिक बोन बनेगी। तो आप देखें यहाँ पे जो बोन होगी वो एक तरह की थिक बोन बनेगी। आपने ये देखना है। अब यहाँ पे देखें कि जो थिक बोन होती है वो प्रोन टू फ्रैक्चर होती है या प्रोन टू फ्रैक्चर नहीं होती? यहाँ पर ये सोचें। आपने कहना प्रोन टू फ्रैक्चर होती है। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। हमने देखा चाक। चाक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सारी जिंदगी एक तरह का चाक का इस्तेमाल करते रहे हैं, कोई भी एक तरह का, ठीक है। तो जब आप चाक को तोड़ना चाहो तो चाक को जब आप देखते हो तो वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ होता है, ठीक है। और जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो लगाओ तो वो टूट जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो ये जो आपकी ओस्टियोपिट्रोसिस की जो डिजीज होती है ये भी सेम टू सेम ऐसे ही होती है कि इसके अंदर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी नहीं होती। जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी नहीं होती तो बोन की रिजॉर्प्शन नहीं होती। जब बोन की रिजॉर्प्शन नहीं होती तो बोन्स जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बनती जाती हैं। जब ज्यादा से ज्यादा बनती जाती है तो वो थिक हो जाती है। और जो थिक बोन होती है वो भी प्रोन टू फ्रैक्चर होती है। ये आपने याद करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसको हम कहते हैं डेड बोन। अब दूसरी बात आप खुद सोचो कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि एक तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। आपने कहना होता है कि जो प्रॉब्लम होता है वो जनाब आपका ये होता है कि आपका एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2। क्या नाम होता है इसके? तरह का कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2। अब आपने कहना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 क्या काम करता होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए
कि कभी भी एक तरह का एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो, ठीक है, ये आपका क्या काम करेगा। हमने किडनी के अंदर बच्चों एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कहाँ पे पढ़ी थी, एक तरह का किडनी के अंदर हमने एक डिजीज पढ़ी थी, एक चीज पढ़ी थी, जिसको हमने ये कहा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर आपको ये बात का पता होना चाहिए कि ये काम किस तरह करता होता है। किडनी के अंदर आप ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट को आपके ब्लड के अंदर लेके जाता है। क्या लेके जाता है, एक तरह का ब्लड के अंदर लेके जा रहा होता है, बाइकार्बोनेट को लेके जा रहा होता है। अब यहाँ पे ना इशू पता क्या होता है बच्चों, आपने कहना होता है, तो यहाँ पर इशू ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आएगा ना जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी इसके अंदर क्या होगी, एक तरह की सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है, वो काम क्या करता होता है एक तरह का, आपने कहना है कि ये आपका बनाता होता है H+। क्या बनाता है, एक तरह का H+ बनाता होता है, H+ बनाता है। वहां पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या काम करता होता था, अगर आपको याद हो बच्चों, वहां पर ये काम करता था, आपने कहना HCO3 नेगेटिव होता था, ठीक होगा बच्चों, एक ये होता था, ये जनाब आपके H+ के साथ जोड़ता था। अगर आपके किडनी का टॉपिक आपको याद हो जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आप इस तरह समझो, मैं दोबारा बता देता हूँ, आप इस तरह समझो कि ये काम करता है कि HCO3 नेगेटिव को आपका H+ के साथ जोड़ता है, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर क्या बनता है, H2CO3 बन जाता है। क्या बनता है, एक तरह का H2CO3 बन जाता है, ठीक है। ये H2CO3 उसके बाद आपने कहना कि H2O और CO2 में बदल जाता है, ठीक है, H2O और CO2 में बदल जाता है। उसके बाद आपने कहना कि H2CO2 जो होता है ना, ये पता काम क्या करता है, एंड रिजल्ट क्या होता है इसका, एंड रिजल्ट इसका ये होता है कि HCO3 नेगेटिव जो होता है वो जनाब आपके एक तरह का कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है, और H+ जो होता है वो जनाब आपका किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है। ये कौन कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कर रहा है। सिंपल अल्फाज के अंदर आपने ये कहना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का ये काम होता है कि जो वाला जो हिस्सा है ना, जो वो हिस्सा है जहां पर वो काम कर रहा है, वहां पर H+ के लेवल को ज्यादा करना, ठीक है, और ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट के लेवल को ज्यादा करना। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा कार्बोनिक हाइड्रेस एंजाइम का काम क्या होता है, H+ के लेवल को क्या करना, एक तरह का बच्चों ज्यादा करना, और H+ अगर किसी भी जगह पर अगर ज्यादा होगा ना, तो वो वाली जगह जो होगी वो एस्टिक होगी, वो वाली जगह क्या होगी, एक तरह की एस्टिक होगी। और अगर वो वाली जो जगह जो होती है वो अगर एस्टिक होती है, ठीक हो गया, तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये एस्टिक जो मटेरियल होता है वो आपकी बोन को तोड़ता है। एस्टिक मटेरियल क्या होता है, एक तरह का बोन को तोड़ता है। एस्टिक मटेरियल आपकी बोन को तोड़ता है, बोन को रिजॉल्व करवाता है, बोन रिजॉल्व करवाता है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 की कमी हो जाए, तो एक तरह की कमी हो जाए, तो क्या ये बाइकार्बोनेट आपका एक तरह का ब्लड के अंदर जा सकेगा, शाबाश, पहले तो मुझे ये बताएं। नहीं ना जा सकेगा। और भाई मैंने पहले बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या काम करता था, वो बाइकार्बोनेट को ब्लड के अंदर भेजता था और H+ को यहाँ पे रखता था, ये मैंने बताया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 ना हो, तो क्या ये बाइकार्बोनेट आपका ब्लड के अंदर जाएगा, जब नहीं जाएगा तो H+ क्या होगा, ये जनाब आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर रहेगा, नहीं रहेगा ना। जब H+ आपका इधर नहीं रहेगा तो ये वाली जो जगह होगी वो एस्टिक होगी, अब नहीं होगी। जब ये वाली जगह आपकी एस्टिक नहीं होगी तो क्या अब आपकी हड्डी टूटेगी, आपकी हड्डी नहीं टूटेगी बल्कि बोन बनेगी। तो आपने ये कहना है कि ये काम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 का। तो बच्चों इसके अंदर होगा क्या, देखें, आपने कहना है म्यूटेशन होती है मोस्ट कॉमन कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2, जिसकी वजह से इंपेयर ओस्टियोक्लास्ट एबिलिटी टू एस्टिफाइड बोन रिजॉर्प्शन एनवायरनमेंट। तो वो क्या कह रहा है, वो ये बात कर रहा है भाई कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक तरह का हम इस बंदे के अंदर ये देखें कि एक तरह का कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 का प्रॉब्लम बन जाएगा, तो वो जो मीडियम होगा वो एस्टिक नहीं होगा। जब आपका मीडियम एस्टिक नहीं होगा तो आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। जब आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी तो आपकी हड्डी टूटेगी नहीं। तो आपने ये कहना है, ठीक हो गया। तो अब आपने कहना है कि जब आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी, ओस्टियोक्लास्ट कांट ब्रेक डाउन बोन, ये कह रहा है, ये इसके अंदर रिजल्ट क्या होगा इसका, बिल्ड बोन, ठीक हो गया, स्क्लेरोसिस, मेडुलरी स्पेस नैरो, क्राउडेड बोन मैरो। मतलब क्या कह रहा है, यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको एक सिंगल कंसेप्ट की भी नहीं समझे बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश एनीवन। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पर समझ नहीं है बंदा पूछ सकता है। और सिंपल सी अल्फाज में आपने कहना है कि ओस्टियोपिट्रोसिस वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर, आपने क्या कहना है, ओस्टियोपिट्रोसिस बच्चों वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपका एक तरह का बोन जो होती है वो थिक हो जाती है। जब आपकी बोन थिक हो जाती है तो वो बोन जो होती है उसके थिक होने के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि ओस्टियोक्लास्ट अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो बोन को तोड़ते हैं। तो जब ओस्टियोक्लास्ट सेल्स काम नहीं कर पाएंगे तो आपने कहना होता है कि अब आपकी बोन जो होगी वो टूटेगी नहीं बल्कि बोन बनेगी, ठीक हो गया।
उसके बाद आपने कहना होता है कि जब आपकी बोन बनेगी तो वो बोन बनती बनती बहुत थिक बन जाएगी और इजी टू प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाएगी। ये होता क्यों है? हमने कहना होता है कि ओस्टियोक्लास्ट ज्यादातर काम करता है एसिडिक मीडियम में। किस जगह पे काम करता है? एसिडिक मीडियम में करता है। और एसिडिक मीडियम जो बनाता होता है वो कौन बनाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 बनाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या एसिडिक मीडियम बनेगा? नहीं बनेगा। जब एसिडिक मीडियम बनेगा ही नहीं तो क्या ओस्टियोक्लास्ट अपना काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। जब ओस्टियोक्लास्ट अपना काम कर ही नहीं सकेगा तो क्या बोन टूटेगी? नहीं टूटेगी। तो अब क्या होगी? बोन बनेगी, बोन थिक होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये इसकी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होती है, आपने याद करना। ठीक होगा बच्चों? अब देखें आगे आगे। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने क्या कहना है बच्चों, एक तरह का क्लिनिकल फीचर्स क्या है। जब आपकी थिक बोन होती है, हमारे अल्लाह ताला ने ना ये स्कल जो है ना बच्चों, इसके अंदर छोटे छोटे फोरामेन बनाए होते हैं। ये छोटे छोटे फोरामेन जो होते हैं ना, इसके अंदर से हमारी नर्व्स गुजरती हैं, जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा बंदा है, ठीक है, जिस बंदे के अंदर आप ये देख रहे हो कि ये एक तरह का बहुत ज्यादा थिक बोन बन रही है, पहले नंबर पे क्या बन, एक तरह की थिक बोन बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, तो ये जो बोन जो फ्रैक्चर हो रही है, तो बोन क्या होगी? ये एक तरह की सही तरह बोन होगी या एबनॉर्मल बोन होगी? एबनॉर्मल बोन होगी। हमारा जो बॉडी का सारा जो ब्लड बनता है वो किससे बनता है? हमारा जो ब्लड बनता है वो किससे बनता है? आपका जिगर खून नहीं बनाता, आपकी हड्डियां खून बनाती हैं। कहाँ बनती बनाती है? एक तरह की हड्डियां खून बनाती हैं। तो अगर आपकी हड्डियां खून बनाती हैं, तो अगर आपकी हड्डी ही नहीं सही तो क्या खून सही बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब आपका हड्डी नहीं सही, तो जब आपका खून जो होगा वो सही नहीं बनेगा, तो बच्चों नॉर्मल एक इंसान के अंदर जो ब्लड बन रहा होता है वो आपकी बोन से बन रहा होता है। और वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर आपकी बोन्स खून नहीं ना बना पाती, तो आपने कहना है तब जाके आपका जिगर और जो तिली होता है, यानी कि लीवर और स्प्लीन जो होता है वो, और फेस की जो बोन्स होती है वो बनाना शुरू कर देती है। और ये अबनॉर्मल है, ये सही नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अंदर जनाब हमारा लीवर, स्प्लीन और उसके बाद हमारी फेस की बोन्स, आपने कहना है कि ब्लड नहीं बनाती। ये अल्लाह का शुक्र है। हमारी दूसरी बोन्स जो होती हैं वो बनाती है। अगर वो ना बना पाती तो फिर हमारा जिगर ने, स्प्लीन ने और हमारे फेस ने बनानी थी। और ये अबनॉर्मल चीज है, अच्छी चीज नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है। और इस बात को मैं दोबारा एक तरह का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी बंदा ऐसा है जिस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि ओस्टियोपिट्रोसिस है। ओस्टियोपिट्रोसिस का मतलब क्या होता है? कि बोन एक तरह की बहुत डेंस हो गई है, थिक बोन हो गई है। तो जब आपकी बोन थिक होंगी तो वो बोन काम नहीं करेंगी। एक तो बोन पेन होगी, फ्रैक्चर हुई। अनीमिया का मतलब क्या है? अनीमिया होगा कि नहीं होगा? अनीमिया होगा, लो अनीमिया, वो आपको मैंने बता दिया। और जब आपके सारे के सारे सेल्स पैदा नहीं हो रहे होंगे, जहां पर आपके आरबीसी पैदा नहीं हो रहे, वहां पर आपके डब्ल्यूबीसी भी पैदा नहीं होंगे। डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं? इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं। तो जब आपकी, और वो कहां से पैदा होते हैं? वो भी आपकी बोन से पैदा होते हैं। जब बोन ही सही तरह काम नहीं कर रही तो डब्ल्यूबीसी पैदा नहीं होगे। जब डब्ल्यूबीसी पैदा नहीं होगे तो अब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बार बार होगी, क्योंकि एक तरह के बच्चों आपने कहना बार बार एक तरह की इन्फेक्शन होगी। तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लीडिंग को रोकना। तो ये कहां से पैदा होते हैं? ये भी आपकी बोन मैरो से पैदा होते हैं। तो जब आपके प्लेटलेट्स ही पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। तो आपने कहना ब्लीडिंग प्रॉब्लम। और उसके बाद जिगर से पैदा होगा आपका लीवर, आपका लीवर और स्प्लीन पैदा करेंगे, जिसके नतीजे में आपका क्या होगा? हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, ये साइज में बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा कि बच्चों देखो, ये जो आपका जब ये बहुत ज्यादा डेंस बोन हो जाती है तो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर एक तरह के फोरामेन्स बनाए होते हैं जहां से नर्व्स गुजरती हैं। तो अब क्या होगा? आपने कहना ये फोरामेन क्लोज हो जाएंगे। जब ये फोरामेन क्लोज होंगे, जैसा कि जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पर एक छोटा सा फोरामेन है, यहाँ पे फोरामेन है, यहाँ पे फोरामेन है, यहाँ पर है। अब ये बोन बहुत ज्यादा एक तरह की डेंस होना शुरू होगी। जब ये डेंस होना शुरू होगी इस तरह, तो ये फोरामेन को क्या कर देगी? एक तरह का क्लोज कर देगी, उसको भी कवर कर देगी। ठीक हो गया? जिसके नतीजे में अब जो नर्व्स होगी वो इस फोरामेन के अंदर से गुजर सकेंगी नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा? आपने कहना कि बंदे को नजर ही नहीं आएगी। आज ये आप प्लास्टिक एनीमिया आप कह सकते हो। ठीक है, बंदा को आपने कहना ऑप्टिक नर्व वगैरह यहाँ पे प्रॉब्लम बन सकता है, ये आपने याद करना है। ठीक है, तो आपने क्या कहना? एक तरह का फॉर एग्जाम्पल बोन इज डेंस बट मैरो स्पेस इज क्राउडेड, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इज लो। मतलब आपने कहना है कि बहुत ज्यादा थिक बोन होगी लेकिन प्रोडक्शन क्या होगी? एक तरह की कम होगी। एक्सरे के अंदर डिफ्यूज सिमेट्रिक स्क्लेरोसिस, बोन इन बोन। बोन इन बोन का मतलब क्या है? कि इतनी ज्यादा थिक बोन होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि एक बोन दूसरी बोन के अंदर लगी हुई है। आपने कहना है स्टोन बोन आप अपीयरेंस आप देखते होते हो। उसके बाद आपने कहना पैनसाइटोपिनिया सीबीसी के अंदर देखोगे। बोन मैरो बायोप्सी के अंदर क्या होगा? एब्सेंट है हेमाटोपोइसिस। ये आपने याद करना होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, आपने कहना होता है स्पाइन के अंदर वही डेंस स्क्लेरोसिस आपने कह दिया। ट्रीटमेंट क्या है? यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो किसका है? बोन का प्रॉब्लम किसका? कौन करता है बोन का प्रॉब्लम? है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स कौन से सेल्स हैं? मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस। ओस्टियोक्लास्ट आपके मैक्रोफेजिस के सेल्स हैं। मैक्रोफेज कहां से पैदा होते हैं? आपके ब्लड के सेल्स हैं मैक्रोफेज। ब्लड कहां से पैदा होता है?
बोन मैरो से, तो इलाज क्या हुआ? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्या इलाज हुआ? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आपने कहना कि ये क्या ओस्टियोक्लास्ट क्या है? मैक्रोफेजिस है। मैक्रोफेजिस कहां से पैदा होते हैं? आपके ब्लड से पैदा होते हैं। तो ब्लड कहां से होता है? बोन मैरो से। तो एंड क्या है? बोन मैरो है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, मैक्रोफेजिस सही पैदा होंगे, मैक्रोफेजिस सही पैदा हुए, ओस्टियोक्लास्ट सही पैदा होंगे, ओस्टियोक्लास्ट सही पैदा काम करेंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो आपने कहना इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो आपका एक तरह का बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। ये आपने याद करना। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे वो बंदा पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? डिफ्यूज बोन स्क्लेरोसिस, पैनसाइटोपेनिया, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपेट्रोसिस। मतलब है कि आपने कहना है एक ऐसी बोन जो डिफ्यूज है, बहुत ज्यादा थिक बोन है और साथ उसके अंदर आपका सेल्स भी पैदा नहीं हो रहे, तो वो क्या होगी? ओस्टियोपेट्रोसिस। दूसरा, बोन आर हार्ड बट मैरो इज पुअर। मतलब अगर बोन ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा सख्त हो, लेकिन जब बोन मैरो देखते हैं वो क्या एक तरह का कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है, तो आपने कहना ओस्टियोपेट्रोसिस। कहां पर प्रॉब्लम होता है उसका? एंजाइम कौन सा होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस टाइप 2 म्यूटेशन होती है, ये आपने याद करना है, ठीक है। एक्सरे के अंदर बोन इन बोन देखोगे, कॉमन काज क्रेनियल ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद देखें बच्चों डिफेक्ट कहां पे, कौन से सेल्स प्रॉब्लम होते हैं? ओस्टियोक्लास्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है। बोन की फॉर्मेशन ज्यादा होती है, बोन के टूटती ज्यादा है इसमें। बोन फॉर्मेशन, बोन इन बोन और स्टोन, बोन इन बोन स्टोन लाइक डिजीज कौन सी है? ओस्टियोपेट्रोसिस। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? क्या सेल्स पैदा होंगे? आपके नहीं होंगे। पैनसाइटोपेनिया, हेपेटोसेफलियोमेगाली, फ्रैक्चर क्रेनियल नर्व और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज द मेन ट्रीटमेंट। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ सकता, वरना बच्चों हम आगे कंटिन्यू करते हैं। होगा तो फिर बाद में जो बोन्स होगी वो थी ना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ सही हो। अच्छा जी, अब देखो कि आपने कहना होता है कि एक तरह का बच्चों कि फॉर एग्जांपल पैजेट डिजीज क्या होता है। इसको एक बार देखें कि पैजेट डिजीज क्या है। ये आज आपका पैजेट डिजीज का टॉपिक है। इसको भी हम देखते हैं जी कि पैजेट डिजीज क्या है बच्चों। देखो पैजेट डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है? एक तरह का आपने कहना है कि एक तरह का बच्चों ओस्टाइटिस डिफॉर्मन्स हम इसको कहते होते हैं, ठीक है। आपने कहना होता है पैजेट डिजीज। पैजेट डिजीज के अंदर आपने जो याद रखना है ना बच्चों, आपने कहना होता है कि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम बनती है ना वो आपके बोन के सेल्स का इशू होता है। बोन के सेल का इशू होने का मतलब क्या है बच्चों? बोन्स के सेल्स का इशू होने का बेसिकली जो मतलब होता है बच्चों वो ये होता है कि कभी कभी आपके ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, फिर आपकी ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, फिर आपके मतलब कि ये सेल्स का प्रॉब्लम है। वन बाय वन देखोगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या बनता है बच्चों। देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें बच्चों। सबसे पहले आपने कहना है कि पैजेट डिजीज के अंदर जो सेल्स आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होते हैं ना उनका नाम होता है ओस्टियोक्लास्ट। क्या होता है एक तरह का बच्चों? ओस्टियोक्लास्ट। पहले नंबर पे, अगर पहले नंबर पे ओस्टियोक्लास्ट के जो सेल्स हैं वो ज्यादा हैं तो बोन आपकी बनेगी या टूटेगी? शाबाशी बताइएगा बच्चों। अगर आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा है तो बोन आपकी बनेगी या टूटेगी? बोन टूटेगी, जिसको हम कहते हैं एक तरह का पुअर रिजॉर्प्शन होती है। तो इसके अंदर जो बोन बनेगी वो पुअर क्वालिटी की बनेगी। क्या बनेगी? एक तरह की आपने कहना बोन टूटती है, बोन रिजॉर्प्शन होती है, जिसके नतीजे में बोन बनेगी एक तरह की पुअर क्वालिटी की। आपने याद करना नंबर 1। नंबर 2, अब देखें, अब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि दूसरे नंबर पे बच्चों पता क्या होता है? आपने कहना है कि दूसरे नंबर पे आपने इसी बंदे के अंदर देखना कि ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है ना वो बढ़ जाती है। क्या होता है एक तरह के बच्चों? आपने कहना है कि ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो एक तरह के बच्चों बढ़ जाती है। तो जब आपकी ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो अब आपकी बोन की जो फॉर्मेशन होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी? शाबाशी बताएं। आपने कहना है कि बोन की जो फॉर्मेशन होगी वो एक तरह की ज्यादा हो जाएगी। कभी भी अगर बंदा आपसे ये पूछे ना कि पैजेट डिजीज के अंदर होता क्या है, तो आपने पहले नंबर पे ये कहना है कि पैजेट डिजीज के अंदर ये होता है कि आपके ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है। सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर आपने जी दोनों एक साथ, फिर आपने क्या कहना है कि ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों की एक्टिविटी ज्यादा होगी। पहले नंबर पे क्या हुआ? एक बंदा आया आपके पास, उसके अंदर आपने स्टार्टिंग के अंदर देखा कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी की एक तरह की ज्यादा है। जब उसके अंदर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा है तो बोन क्या हो रही है? खोखली हो रही है। जब बोन खोखली हो रही है तो क्या हो रहा है? बोन एक तरह की टूट रही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहना है कि दूसरे नंबर पे क्या होगा कि ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों, कौन सा? ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों की एक्टिविटी क्या हो रही है? एक तरह की ज्यादा हो रही है। तो अगर ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा? एक तरह का बच्चों आपने कहना इसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्टेज। क्या कहते हैं? एक तरह का मिक्स्ड स्टेज कहते होते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों हम पता है क्या कहते होते हैं? अब आपने कहना है कि तीसरे नंबर पे ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। जब आप ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ही देखते हो कि ये बढ़ रही है तो अब आपकी बोन क्या होंगी?
थिक बोन होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि पैजेट डिजीज के अंदर क्या होता है, आपने कहना 3 फेजेस होती है मेनली 3 होती है, चौथी भी लिखी होती है, लेकिन मेनली आपने 3 ही याद करनी है। पहले नंबर पे क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। जब आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो बोन्स क्या होंगी, टूटेंगी। दूसरी फेज के अंदर क्या होती है, मिक्स फेज। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों की एक्टिविटी बढ़ती है। तीसरे नंबर पे क्या होती है, आपने कहना ओस्टियोब्लास्ट फेज, जिसके अंदर आपने कहना है कि बोन आपकी ज्यादा से ज्यादा बनती है। ठीक हो गया, ये आपने याद करना है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि ये एक तरह का ओस्टियोक्लास्ट, ये सारा कुछ तो हमने देख लिया। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि इसके अंदर होगा क्या। आपको ये बात का पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक तरह का हम ये देखें कि ये पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो इस बंदे के अंदर हम क्या देखेंगे कि ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी एक तरह की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब ओस्टियोब्लास्ट की बच्चों एक तरह की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपकी जो बोन्स, जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, बोन्स बहुत ज्यादा थिक बन रही हैं। जब बोन्स बहुत ज्यादा थिक बन रही है तो जो फोरामेन है वो क्लोज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे क्लोज। तो उनमें से जो क्रेनियल नर्व्स गुजरती हैं वो एक तरह की डिस्टर्ब होंगी। जब क्रेनियल नर्व्स डिस्टर्ब होती हैं तो हम क्या देखते हैं, ये देखें बच्चों, पहले नंबर पे आपने कहना है आसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, बोन पेन होती है, इनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड बोन होती है, ठीक है। बोन डिफॉर्मिटी, वही वाली बातें, हियरिंग लॉस हम देखते हैं, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि भाई आपकी क्रेनियल नर्व डिस्टर्ब होगी इस वजह से। आर्थराइटिस, जॉइंट में प्रॉब्लम होगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, क्रेनियल नर्व्स कंप्रेशन हम देखते हैं, क्या एक तरह की क्रेनियल नर्व्स की कंप्रेशन देखते हैं बच्चों। और इसके अंदर हम हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर भी देखते हैं, तो ये भी हम देखेंगे कि ये क्यों देखते हैं। अब देखें बच्चों, हेड साइज आपका इंक्रीज, आपका जो सर का जो साइज होगा वो एक तरह का बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, ये आपने याद करना है बच्चों। अब देखें कि दूसरे नंबर पे क्या होगा, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्जांपल बच्चों ये स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो पहली स्टेज के अंदर क्या हुआ था, अर्ली स्टेज क्या थी, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, इस वजह से हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव लाइटिक फेज। दूसरी फेज क्या होती है, मिक्स्ड फेज, क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों बढ़ते हैं। तीसरी फेज क्या, लेट स्क्लेरोटिक ब्लास्टिक फेज, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती होती है। और पीसेंट फेज क्या होती है, आपने कहना बायोकेमिकल इनएक्टिव, लेकिन आपने 3 ही याद करनी है। पहले नंबर पे क्या होती है बच्चों, आपने कहना है कि पहले नंबर पे आपने ये याद करना है लाइटिक फेज, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट वाली। दूसरे नंबर पे आपने कहना मिक्स फेज। तीसरे नंबर पे आपने कहना कि ओस्टियोब्लास्ट वाली फेज, कौन सी, एक तरह की ओस्टियोब्लास्ट वाली फेज कहते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक कोई एक सिंगल कंसेप्ट की समझ नहीं आई, वो बंदा पूछे, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, आगे देखो बच्चों। अब हमने क्या कहना होता है बच्चों कि एक तरह का, जब हम इसको ये देखते हैं कि एक तरह का कोर्टिकल थिकनिंग ऑफ द बोन, कोस्ट ट्रेबिकुलाई, मिक्स्ड लाइटिक एंड स्क्लेरोटिक एरियाज देखते होते हैं, बोन इनलार्जमेंट देखते हैं, कॉटन वूल अपीयरेंस देखते हैं, बॉइंग ऑफ द लेग्स देखते होते हैं, यानी कि वही वाली सारी बात। उसके बाद हेड साइज क्या होता है, एक तरह का इंक्रीज हो जाता है, ये आपने याद करना है। हेड साइज क्या होगा, एक तरह का बच्चे इंक्रीज हो जाएगा, ये आपने याद करना है। आगे जब लैब के अंदर आप देखते हो, मुझे ये बताओ कि एक तरह का बच्चों, इन बंदों के अंदर जब हड्डियां टूट रही हैं, जब आपका हड्डियां टूट रही हैं, तो कैल्शियम और फास्फेट का जो लेवल है वो आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। हड्डियां टूट रही हैं तो हड्डियों के अंदर से कैल्शियम और फास्फेट आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमने क्या कहना है, कैल्शियम और फास्फेट दोनों का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा, एएलपी का लेवल ज्यादा, ठीक हो गया, एएलपी का लेवल ज्यादा। उसके बाद आपने ये कहना होता है बच्चों कि पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी ज्यादा, क्यों, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपने कहना है कि दूसरी तरफ, क्योंकि आपने कहना है कि इसके अंदर क्या है कि एक तरह की हड्डियां टूट रही हैं, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए आप पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी हम क्या देखेंगे, एक तरह का ज्यादा देखेंगे बच्चों। मतलब ये पैथोलॉजिकल आप इसके अंदर लैब देखते होते, ये दोनों सारी की सारी। तो एएलपी का लेवल क्या एक तरह का बच्चों ज्यादा होगा। उसके बाद हाइड्रोक्सीप्रोलीन का लेवल क्या होगा, एक तरह का ज्यादा होगा। सीरम कैल्शियम का लेवल ज्यादा, फास्फेट का लेवल, पीटीएच का लेवल ज्यादा। एएलपी इज द बेस्ट मार्कर, थिंक एएलपी। ओके, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो। सर कैल्शियम और फास्फेट का लेवल ज्यादा होता इसमें, बस एएलपी रेज नहीं होता, नहीं नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपकी हड्डियां टूटने, ये फेजेस के लिहाज से है। जैसा कि फेज 1 के अंदर आप कहोगे कि आपका क्या होता है कि कैल्शियम और फास्फेट का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो ग्राफ है ना, मैं आपको टेबल आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। उसके अंदर ये आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। उसके अंदर विद ईच एंड एवरीथिंग हम एक तरह का कवर करेंगे कि ये कैसे होता है। उसके अंदर अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या कहना है, एक तरह का रीमॉडलिंग, बोन की रिजॉर्प्शन ज्यादा, डिसऑर्गेनाइज ज्यादा होगी, बोन क्या होगी, लार्ज होगी, वीक होगी, डिफॉर्म्ड होगी। रेडियोग्राफ क्या होता है, मिक्स लाइटिक स्क्लेरोटिक कॉटन वॉल लीजन्स देखते हैं, एएलपी का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रैक्चर के रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद आपने कहना है इसके अंदर हीयरिंग लॉस का हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर देख सकते होते हैं इसके अंदर। आगे वही वाली बात है बच्चों कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम कहते हैं ट्रीटमेंट क्या है,
ट्रीटमेंट वही है कि बिस्फॉस्फोनेट। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? ऑस्टियोक्लास्ट से। तो अगर हम ऑस्टियोक्लास्ट को ही ब्लॉक कर दें तो ये जनाब आपका बिस्फॉस्फोनेट आपका ट्रीटमेंट है, ये आपने कहना होता है। ठीक है बच्चों। और कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, कम करने के लिए हम क्या देंगे? एक तरह का बच्चों काल्सीटोनिन देंगे। क्या? एक तरह का काल्सीटोनिन देंगे। बाकी पेन किलर के लिए आप आंसर दे सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा? असिम्प्टोमेटिक एल्डरली पेशेंट विद हाई एएलपी एंड कॉटन वूल स्कल, थिंक पेजेट। क्या होता है? एक तरह का कॉटन वूल स्पल आपने कहना है, स्कल कॉटन वूल। उसके बाद स्कल थिकनिंग होगी, हियरिंग लॉस हो जाएगी। हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर किस में देखते हैं? इसी में देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पैजेट डिजीज के अंदर। एएलपी इज द मोस्ट सेंसिटिव लैब इरेबुलर, ये मोस्ट सेंसिटिव है। ठीक है बच्चों। आपने कहना है राइज इन पैजेट डिजीज। ओस्टियोसार्कोमा भी इसकी वजह से हो सकता है, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपने कहना है डिसऑर्डर बोन रिमॉडलिंग, हाई ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बनती है, फिर ओस्टियोब्लास्ट होता है, वोमन बोन्स, लैमिलर बोन्स बनती है, कॉटन वॉल स्कल बनती है, हेड साइज इंक्रीज, एएलपी ज्यादा, वही वाली बातें बच्चों जो हमने पढ़ी हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसका यहाँ तक कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। सिंपल सी बात आपने याद पता क्या करनी है? पैजेट डिजीज है क्या? आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का पैजेट डिजीज है क्या? आपने कहना होता है कि ये वो कंडीशन होती है कि फॉर एग्जांपल जिसके अंदर हम फेजेस देखते हैं। ठीक है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, हम फेजेस कैसे देखते हैं? आपने कहना है कि फेजेस हम इस सेंस में देखते होते हैं कि जिसके अंदर आपने कहना है कि पहले नंबर पे ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है, बाद में जनाब मिक्स्ड स्टेज होती है, थर्ड पे क्या होती है? ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक हो गया बच्चों। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का दूसरे नंबर पे क्या होगा? दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि आपकी ओस्टियोक्लास्ट की अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो बोन टूट रही है, ओस्टियोब्लास्ट और मिक्स की एक्टिविटी ज्यादा है तो नॉर्मल है, ओस्टियोब्लास्ट की अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो बोन थिक हो रही है। इसमें हम क्या देखते हैं? वोवन बोन देखते होते हैं, स्क्लेरोटिक बोन देखते होते हैं, स्कल का साइज, आपका हेड साइज इंक्रीज देखते होते हैं, आपकी क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट देखते होते हैं। ये आपने याद करना है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद मतलब मेनली यही है। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसकी वजह से हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो सकता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका एक तरह का ओल्ड एज होगी, सिम्टोमेटिक होगी। लेकिन अभी हमने ये देखना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का कोई भी अगर आपसे ये पूछता होता है कि एक ऐसा बंदा ठीक हो गया कि जिसके अंदर आप ये देखते हो कि पैजेट डिजीज के अंदर आप मतलब कि हार्ट फेलियर क्यों देखते होते हो, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर क्यों देखते होते हो? पहले नंबर पे मुझे ये बताओ कि सबसे जो पहला काम होता है वो क्या होता है पैजेट डिजीज के अंदर? शाबाश। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। अगर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है तो बोन टूट रही है, ऐसे ही है। अगर बोन वहां पे टूट रही है तो उसके बाद दूसरा जो मैकेनिज्म था वो क्या था? ओस्टियोब्लास्ट वाला, जिसमें क्या कहते थे? रैपिडली अबनॉर्मल बोन क्या होती है? एक तरह की बनती है। आपने ये देखना है। तीसरे नंबर पे क्या था? तीसरे नंबर पर मुकम्मल तौर पर आप सिर्फ और सिर्फ ओस्टियोब्लास्ट ही था जिसमें वो बन रही होती थी और अबनॉर्मल होती थी। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। आपने कहना होता है कि जब भी आपका एक तरह का आपकी बोन टूटती हैं तो इसके नतीजे में आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं। ठीक हो गया। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एक तरह की डैमेज होती हैं। जब आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो ब्लड फ्लो जो होता है वो इन बोन्स के अंदर क्या होता है? वो भी इफेक्ट होता है। ठीक है। जब आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो इफेक्ट होगा, अब आपकी बोन्स को ब्लड नहीं मिल रहा तो इसके नतीजे में जो आपका हार्ट होगा वो ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लड को पंप करेगा कि उसको बाहर निकाल सके। ठीक है। अब देखें कि जब वो एक्स्ट्रा ब्लड को बहुत ज्यादा पंप करेगा तो कार्डिक वर्कलोड जो होगा वो आपका एक तरह का यानी कि हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड होगा वो एक तरह का बढ़ जाएगा। जब आपके हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा तो एक वक्त गुजरते गुजरते आपका जो हार्ट पोर्ट होगा वो एक तरह का हार्ट फेलियर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर। क्या कहते हैं? एक तरह का हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर कहते होते हैं बच्चों। ये आपका हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर का यहाँ पर मतलब ये होता है कि आपका हार्ट बहुत ज्यादा पंप कर रहा है, बहुत ज्यादा पंप कर रहा है। पंप क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई हड्डी टूट रही है, वहां पर ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, आगे ब्लड नहीं मिल रहा, तो इस वजह से जोर जोर से पंप कर रहा है। तो सिंपल सी बात आपने ये कहना होता है कि पैजेट डिजीज वो होती है जिसके अंदर बच्चों आपने कहना होता है कि आपकी एक तरह की ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है और उसके नतीजे में आपने कहना है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एक तरह की डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद आपने कहना है कि जब आपका ब्लड फ्लो जो होता है अब आपके हार्ट ज्यादा से ज्यादा पंप करता है ताकि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड दे सके और आपकी बोन्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड दे सके। तो ये आपने याद करना है। ठीक है बच्चों। ये होता है हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर की वजह। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना सुमारा? मिक्स का मतलब होता है कि ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दोनों ही काम कर रहे होते हैं, वो नॉर्मल, उसमें इतना इशू नहीं होता। उठ रही है पहले हड्डी, हाँ। तो फॉस्फोरस और जो कैल्शियम ब्लड में हो रहा है हम्म। हमारे, तो फिर मतलब के
आप कह रहे हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट में दोबारा हड्डी बन भी रही है। हाँ एंड पे तो फिर वो जो ब्लड में आ रहा है कैल्शियम और फास्फोरस वो कहाँ जा रहा है? दोबारा हड्डियों में। वो हड्डियों में जाएगा उसके बाद। इस वजह से यहाँ पर जो सबसे मेन जो मार्कर होता है ना वो आपका एएलपी होता है। एएलपी होता है। एएलपी आपका मेन मार्कर होता है। ठीक है बच्चों, और यार समझ आइए, शाबाश। ये बताएं हाई आउटपुट फेलियर ये वो सारा कुछ। अच्छा जी, अब आपके एक टेबल है जो आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे करवाना है। जस्ट 1 मिनट, ये टेबल करवाएं। शाबाश। अच्छा जी, कौन पहले बताएगा? हाँ जी, सबसे पहले कौन ये टेबल करवाएगा? कौन कहता है सर जी मैं करवाता हूँ? सुमारा, सुमारा माइक ऑन करो। हेलो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है बच्चे जिसको ओस्टियोपोरोसिस है। सबसे पहले शुरू किससे करना है? ओस्टियोपोरोसिस से। अब ये बताओ कि ओस्टियोपोरोसिस वाला जो बंदा होता था उसके अंदर हम क्या कौन सा हार्मोन कम होता था? ये बताएं, कौन सा हार्मोन ऐसा होता था जो कम होता था? आपने कहना है कौन सा हार्मोन कम होता था। एक एक करके मैं सबसे पूछता हूँ, कौन सा हार्मोन जो होता था वो कम होता था? एस्ट्रोजन सर, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन। की वजह से मेनली। यस सर। हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता था? एक तरह का कम होता था। जब आपका एस्ट्रोजन हार्मोन यस कम होगा तो बाकी सारा कुछ इसके अंदर लैब के अंदर जो आप देखते हो वो सब कुछ नॉर्मल होता है कि नहीं होता? ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। यस सर, सब यस सर, कुछ सारा नॉर्मल कुछ होता है। नॉर्मल होता है। यस और सर। कौन से सेल्स की एक्टिविटी बड़ी होती है? सर ऑस्टियोक्लास्ट के। शाबाश बेटा। तो यहाँ पे देखिए ओस्टियोपोरोसिस है, क्या लिखे? एक तरह का ओस्टियो। ये सारा बच्चों हमने आप लोगों को एक तरह का ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यहाँ पर देखो एक तरह का ओस्टियोक्लास्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर सीरम कैल्शियम नॉर्मल, फास्फेट नॉर्मल, एएलपी नॉर्मल, पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल। उसके बाद क्या लिखे? एक तरह का बच्चों आपने कहना है कि एक तरह का, अब हम क्या देखते हैं, एक तरह का ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ओके जी, अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल एक और कंडीशन है जिसको हम करने लगे हैं कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ बच्चों बात। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, सोनिया, यस सर। सोनिया ओस्टियोपिट्रोसिस की डिजीज है क्या? पहले नंबर पे तो ये बताएं। सर ये बेसिकली ओस्टियोक्लास्ट का डिफेक्ट होता है, इसमें बोन की रिजॉर्प्शन कम हो जाती है। खून की रिजॉर्प्शन कम हो जाती है। इसके अंदर आपके सीरम कैल्शियम के लेवल पे इफेक्ट होता है? सर सीरम जाहिर सी बात है, जब बोन की रिजॉर्प्शन कम होगी तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, बोन टूटेगी। अच्छा, बोन टूटेगी। बोन टूटेगी तो कैल्शियम का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा? सर प्रोन टू फ्रैक्चर है तो कैल्शियम का लेवल कम होगा। कम कहाँ होगा? सर बोन के अंदर, और कहाँ पे ज्यादा होगा फिर? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया। जी सर। और फास्फेट का लेवल? सर फास्फेट का लेवल इसके अंदर वही फास्फेट का लेवल भी कम हो जाएगा बोन के अंदर, तो पैरा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरोडिज्म हो जाएगी ना यहाँ पर। अच्छा देखो, और उसके बाद जो आप लोगों का ईएलपी का लेवल क्या होगा? सर एएलपी का लेवल बढ़ जाएगा इसमें। देखो मेरी बात सुनो, आपने ये कहना होता है बच्चे कि ओस्टियोपिट्रोसिस वो डिजीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये देखना होता है कि मेन प्रॉब्लम आपके कैल्शियम फास्फेट के साथ नहीं है। मेन प्रॉब्लम आपका किसके साथ है? मेन प्रॉब्लम आपका एक तरह का आपने ये कहना होता है कि ओस्टियोक्लास्ट के साथ है। किसके साथ है? क्या? ओस्टियोक्लास्ट के साथ है। अब ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो एक तरह के प्रॉपर काम नहीं करते और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी बंदा हमारे पास आता है जिसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसके अंदर एएलपी का जो लेवल होता है वो आपका ज्यादा हो जाता है। अब इसी कंसेप्ट को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओस्टियोपिट्रोसिस है, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? एक तरह का बच्चों आपने कहना सीरम कैल्शियम यहाँ पे कम, फास्फेट यहाँ पे नॉर्मल है, एएलपी नॉर्मल है, पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, और आपने कहना एएलपी वैसे इसमें ज्यादा हो सकता है, ये आपने कहना है।
और उसके बाद आपने कहना है कि डिजीज़ जो होगी उसके अंदर क्या हम देखते हैं कि आपका ओस्टियोपिट्रोसिस के अंदर आपने कहना है कि हिपैटोस्प्लेनोमेगाली होती है, हेड साइज़। उसके बाद आपने कहना होता है हिपैटोस्प्लेनोमेगाली के साथ-साथ आपने क्रेनियल नर्व्स की जो होती है वो भी इन्वॉल्वमेंट देखते होते हैं, तो एक तरह की क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। ये आपने देखना है। हाँ, उसके बाद आपने कहना बोन इन बोन डिजीज़ आप इसको कहते होते हो। पैजेट डिजीज़ के अंदर किसका लेवल ज़्यादा होता है? पैजेट के अंदर सिर्फ़ एएलपी का लेवल ज़्यादा होता है। वैसे तो हमने सीरम कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल भी देखा था ना, एएलपी का लेवल आपने कहना पैजेट डिजीज़, आपने कहना एएलपी मीन होती है जिसका लेवल एक तरह का ज़्यादा होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपने कहना आता है कि एक तरह का ये ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका हम हाइपरपैराथायराइडिज्म में देखते होते हैं, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। ठीक हो गया बच्चों? ये वो बच्चा जिसको पैराथायराइड हार्मोन आता है ना, वो उसको सही समझेगा, तो इस वजह से हम इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक हो गया? डायग्नोज करेंगे और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इससे बाकी सर पैजेट में फेजेस के लिहाज से बच्चे, फेजेस के लिहाज से अगर तो क्वेश्चन पहली बात तो ये आता नहीं है, वो नॉर्मल आता है, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब कितनी फेजेस हैं। अगर वो कहें कि सबसे अर्ली फेज के अंदर क्या होता है, आपने कहा ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। दूसरी फेज के अंदर क्या होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। और लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने कहना होता है कि आपकी जो लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती होती है। पहले के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट था, दूसरे के अंदर मिक्स था, तीसरे के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट था। ठीक हो गया? आपने इस तरह बताना है। बाकी कि आपका जब हम बात करते हैं ना पैजेट का आप हाई आउटपुट फेलियर आप पैजेट के अंदर देखते होते हो। ठीक है? यानी कि हार्ट का फेलियर जो देखते हैं वो हम किसी और में नहीं देखते होते, वो सिर्फ इसमें देखते होते हैं। ये आपने याद करना है। उसके बाद देखो बच्चों कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आगे की तरफ ऑस्टियोमलेजिया रिकर्स, तो क्या होगा? कैल्शियम का लेवल कम, फास्फेट का लेवल कम, हड्डियां टूटेंगी, एएलपी कम और पैराथायराइड हार्मोन कंपनसेटरी ज्यादा हो गया। हाइपर विटामिनोसिस डी, विटामिन डी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? कैल्शियम भी ज्यादा, फास्फेट भी ज्यादा, एएलपी का लेवल नॉर्मल और उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम। ये आपको पता है कि क्यों? क्योंकि आपने ये कहना होता है कि विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को ज्यादा करता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट ज्यादा होगा तो पैराथायराइड हार्मोन खुद ही कम हो जाएगा बच्चों। ये आपने याद करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिखा है? पैजेट है, तो पैजेट डिजीज के बारे में आपने क्या कहना है? एक तरह का आपने कहना एएलपी जो होगा वो ज्यादा होगा। ओस्टियोपिट्रोसिस है, ओस्टियोपिट्रोसिस डेंस बोन लो कैल्शियम सीवियर इसमें होता है। ओस्टियोमलेजिया विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम भी कम, फास्फेट भी कम, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा, एएलपी ज्यादा। ये आपने याद करना है। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइड सेकेंडरी, ये परेशान नहीं होना, ये मैं करवाऊंगा लेकिन आपके एंडो में करवाऊंगा। ठीक हो गया? हाइपर विटामिनोसिस डी क्या? कैल्शियम भी ज्यादा, फास्फेट भी ज्यादा, पैराथायराइड हार्मोन कम। ओस्टियोप्रोसिस क्या है? आपने कहना होता है कि ये सब कुछ नॉर्मल। ठीक है बच्चों? क्लियर है? कोई ऐसी डिजीज जिसके अंदर एएलपी सिर्फ बड़ा, वो कौन सी है? जिसके अंदर सिर्फ एएलपी बड़ा हुआ है वो कौन सी है? वो पैजेट डिजीज। वो डिजीज जिसके अंदर जनाब सब कुछ नॉर्मल है वो कौन सी है? सब कुछ नॉर्मल, ओस्टियोप्रोसिस। उसके बाद कोई ऐसी डिजीज जिसके अंदर सिर्फ कैल्शियम कम होने की होता है वो कौन सा है? ओस्टियोपिट्रोसिस। वो डिजीज जिसके अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल मतलब कि रिचिटिक रोज़ेरिया, वाइडन लेग्स हैं, कैल्शियम का लेवल कम, फास्फेट का लेवल कम, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा, आपने कहा ओस्टियोमलेजिया या रिकट्स। वो डिजीज जिसके अंदर आप ये देखते होते हो कि कैल्शियम फास्फेट का लेवल बढ़ा हुआ है, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम है, तो वो क्या है? आपने कहना है कि हाइपर विटामिनोसिस डी, क्या एक तरह का टू मच विटामिन डी जिसमें पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम हो। ये आपने याद करना है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आइए वो बंदा पूछ सकता है। और ऑस्टियोप्रोसिस में सब कुछ नॉर्मल। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें, ये आपका कुछ पॉइंट्स हैं। अडल्ट विद बोन पेन, नॉर्मल कैल्शियम फास्फेट, ऑलमोस्ट ऑलवेज थिंक पैजेट डिजीज। अडल्ट बंदा है, ठीक है, विद बोन पेन, अडल्ट की बात कर रहा है, ये ओल्ड एज की बात नहीं कर रहा। अगर ये ओल्ड एज लिखा होता कि ओल्ड एज की फीमेल है वो आपके पास आती है, बोन पेन है, नॉर्मल कैल्शियम फास्फेट है, क्या सोचना है? तो आपने यहाँ पे आंसर लगाना था ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक है? लेकिन यहाँ पे अडल्ट की बात है तो आपने कहना ये ऑस्टियोपैजेट डिजीज है। ठीक है? चाइल्ड विद बोन पेन, लो कैल्शियम फास्फेट, हाई एएलपी, पैराथायराइड हार्मोन क्या है? आपने कहना है कि एक तरह का ये ऑस्टियोमलेजिया रिकट्स है। उसके बाद आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल सीकेडी में क्या होता है? सीकेडी में आपको पता है कैल्शियम का लेवल कम, फास्फेट का लेवल ज्यादा, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा। ये मैं डिस्कस करवाऊंगा, परेशान नहीं होना आप लोगों को, ये करवाऊंगा। एएलपी इज मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर द हाई बोन ट्यूमर, पैजेट डिजीज हो गया, रिकट्स हो गया, ये आपने याद करना। ऑस्टियोमलेजिया हो गया इन सब के लिए। कोई ऐसा बच्चों जो नहीं समझ आई वो आप बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। जिन जिन बच्चों ने सिर्फ बेसिक के अंदर इनरोल करवाया हुआ था वो रब्ता कर सकते हैं ताकि फिर उनको लेक्चर्स दे दें।